हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी। सीटेट का भाई एग्जाम जो हो गया है 2021 में लेवल 1 लेवल 2। जैसा कि मैंने 2011 से लेकर 2019 तक के जब पेपर सॉल्व कराए, एक एक चीज को डिटेल से लिया था। बिल्कुल डिटेल्ड एनालिसिस में हमने देखा कौन सी चीजें हमें कैसे अटेम्प्ट करनी है, बेस्ट वाला आंसर कैसे देखना है, नॉट वाले आंसर में नेगेटिव आंसर कैसे देना है। वही की वही सारी चीजें इसमें आपके 2021 में लेवल 1 और लेवल 2 में काम आई। बहुत से कैंडिडेट का अच्छा रिस्पॉन्स रहा है कि पेपर बहुत अच्छा गया। जो भी जुड़े हुए थे एप्लीकेशन से, मैंने पूरा तरीके से एक एनालिसिस देके भेजा था सभी कैंडिडेट्स को, कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, क्या चीजें आपकी रिपीटेड होती हैं, हर साल ही आती हैं। 2011 से 19 तक के जो पेपर भी पढ़ के गया था ना, वो भी एग्जाम क्रैक करके आया है इस बार। सो बढ़ते हैं अभी क्वेश्चंस की ओर। इसके साथ साथ मैं आपको बताती हूँ, स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, ये आप इंक्वायरी कर सकते हैं। यहाँ पे रीट का बैच आपका चल रहा है। जैसे ही सीटेट का एग्जाम खत्म हुआ है, वैसे ही रीट की इन्फॉर्मेशन और ज्यादा बढ़ गई है, तो रीट की तैयारी के लिए बहुत ज्यादा फाइट चल रहा है। तो आप भी तैयारी कर सकते हैं, रीट की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। और रीट के जो बच्चे पहले से ही तैयारी कर रहे हैं, एप्लीकेशन पे जुड़े हुए हैं, भाई वो सीटेट के सारे पेपर सुन के जाएंगे। सीटेट की जितनी भी मैंने डीपली वीडियोस बनाई हैं, वो डीप वीडियोस 2-2 घंटे की बना के मैंने एप्लीकेशन पे डाल रखी हैं। सीटेट वाले बैच में मैं रीट में भी डाल दूंगी, क्योंकि सीटेट और रीट का पैटर्न है सेम। और सीटेट के पेपर की डिटेल्ड एनालिसिस कर ली, तो दैट मीन्स आपकी 30-40% तो रीट की तैयारी समझो हो गई। तो इसमें पढ़ते हैं, जिन्होंने भी डिटेल्ड सॉल्यूशन सुनना है कि हम सीटेट के पेपर को कैसे इजीली वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्या क्या हम ट्रिक्स लगा सकते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, रिजेक्ट करने की। सबसे अच्छा तरीका होता है क्वेश्चन में ऑप्शंस को रिजेक्ट कर दो, जो बच जाते हैं उसमें से बेस्ट चूज कर लो। तो एक एक चीज ध्यान से सुनना। अभी मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व कराने वाली हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 150 तक लेवल 1 में। ये लेवल 1 है आपका, और फिर आपका लेवल 2 में भी। ठीक है, ये देख लो स्क्रीन पे लिखा हुआ है 2021 लेवल 1। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं। अभी मैं कैमरा भी ऑफ करने वाली हूँ। और ये जो नीचे लाइन है, ये व्हाट्सएप का इन्फॉर्मेशन के लिए है, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लीजिए। ये कॉन्टेक्ट नंबर पे आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं रीड के बैच के अकॉर्डिंगली, या रीड के बैच में कैसे ज्वाइन हो सकते हैं, वो सब चीज़ें रहेंगी इस बैच में, पूछ लीजिएगा। पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू एड्रेस, फर्स्ट क्वेश्चन इज इन ऑर्डर टू एड्रेस लर्नर्स फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड। अब डाइवर्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, ए टीचर क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, यूज स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट फॉर ऑल। सभी के लिए स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट नहीं भाई, अगर डाइवर्स बैकग्राउंड के बच्चे हैं तो सभी के लिए तो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट असेसमेंट लगाएगी, तो वो तो बेकार है। यूज स्टेटमेंट एंड स्ट्रेंथन नेगेटिव स्टीरियोटाइप, नहीं। अवॉइड तो बिल्कुल नेगेटिव ही वर्ड है, कि अवॉइड कर दे टॉकिंग अबाउट एस्पेक्ट्स रिलेटेड डाइवर्सिटी। ड्रॉ एग्जांपल्स फ्रॉम डाइवर्सिटी, अलग अलग भिन्न भिन्न विविध विन्यासों से उदाहरण लेकर लेने चाहिए। तो फर्स्ट का फोर्थ आंसर करेक्ट होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज कैन बी फैसिलिटेटेड बाय। अब प्रॉब्लम देखो, ये बच्चा गलत करके आया, थर्ड आंसर नहीं होगा इसका। ड्रिल और प्रैक्टिस कभी भी आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी को फैसिलिटेट नहीं करता। किसको करता है, या तो एनकरेजिंग वर्ड, देखो जनरेटिंग फियर अमंग स्टूडेंट्स, नेगेटिव हो गया, बच्चों के अंदर डर उत्पन्न करो। एनकरेज, देखो एनकरेज वर्ड तो यहाँ भी है। और फिक्स्ड प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग, अब कह रहा है समस्याओं के हल हेतु अटल फिक्स्ड प्रक्रिया प्रोसेस का इस्तेमाल करके बढ़ावा देना, नहीं। तो एनकरेज करो यूज ऑफ एनालॉजीज, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। ठीक है, थर्ड है, इन ऑर्डर टू एड्रेस द नीड्स, बच्चों की जरूरतें जो हैं, बच्चों की स्टूडेंट्स की, हु आर फेसिंग, जो बच्चे लर्निंग डिफिकल्टीज में, लर्निंग में डिफिकल्टीज हो रही है अगर बच्चे को, तो टीचर क्या नहीं करेगी, नॉट वर्ड है, टीचर क्या नहीं करेगी। डू इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशनल प्लानिंग, ये तो ठीक बात है। प्रैक्टिस रिजिड, रिजिड होता है एक फिक्स मतलब जटिल संरचना, और पेडागोजी और असेसमेंट, तो ये हो सकता है नेगेटिव। क्या टीचर नहीं करेगी, मल्टी ऑडियो विजुअल एड्स का तो यूज करेगी ही। और कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच तो बिल्कुल लगाएगी लगाएगी, तो सेकेंड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, थर्ड का सेकेंड। फोर्थ है, क्या आपका फीचर है प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर, क्रिएटिविटी वाले बच्चे को कैसे पहचानोगे। तो आपको ये चीज मैंने बताई थी, जब भी क्रिएटिविटी वर्ड आएगा, सी के बाद क्या आता है, डी, तो क्रिएटिविटी के साथ डाइवर्जेंट थिंकिंग होता है। जो भी बच्चा क्रिएटिविटी को पहचानना है, तो उसकी कैसी थिंकिंग होगी, सोच होगी, अब सारी चिंतन। डाइवर्जेंट थिंकिंग इज द प्राइमरी आइडेंटिफाइंग फीचर ऑफ क्रिएटिविटी। ठीक है, कौन सा मोस्ट वर्ड आ गया है, चीजें बता के भेजी थी। जब भी मोस्ट आता है क्वेश्चन में, और लीस्ट आता है, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब जो सबसे कम इंपॉर्टेंट हो। मोस्ट होता है जो बेस्ट से बेस्ट आंसर हो, ये चीजें ध्यान रखनी थी। और नोट आ जाए तो आपको बिल्कुल ही नेगेटिव आंसर पे जाना होता है। ठीक है, ध्यान होंगी ये सारी बातें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग का मोस्ट इफेक्टिव मोड क्या है। ऑब्जर्वेशन विदाउट एनालिसिस, बिना एनालिसिस को ऑब्जर्व करोगे आप किसी चीज को। इमिटेशन होता है नकल, वो मेमोराइजेशन आपको पता है नेगेटिव वर्ड होता है। एक्सप्लोर, एक्सप्लोर होता है किसी चीज को खोजना, तो एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन कंसेप्ट, पॉजिटिव आंसर। ए टीचर, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा इसका। ए टीचर शुड एनालिसिस एनालाइज द वेरियस एरर्स,
और मेड बाय स्टूडेंट, बच्चों की गलतियां जो हैं उसको टीचर एनालिसिस करती है उन्हें गिवन टास्क, कोई भी टास्क बिकॉज क्यों करती है, शी कैन सेग्रीगेट नेगेटिव वर्ड, सोलरली वर्ड अकेला होता है, दैट मीन्स केवल, लर्निंग इज सोलरली बेस्ड ऑन करेक्शन ऑफ एरर्स, अधिगम केवल वर्ड आ गया है नेगेटिव है, त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, शी कैन डिसाइड डिग्री ऑफ पनिशमेंट, पनिशमेंट वर्ड नेगेटिव, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर्स ऑफ मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। मोटिवेशन टू लर्न कैन बी सस्टेन्ड बाय, मोटिवेशन टू लर्न मीन्स अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। बहुत इजी टास्क देके नहीं, बहुत इजी टास्क देके आप बच्चों को मोटिवेट अभिप्रेरणा दे सकते हो। फोकसिंग वर्ड मेमोराइजेशन पे फोकस करके नेगेटिव वर्ड, पनिशिंग नेगेटिव वर्ड, फोकसिंग ऑन मास्टरी ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट और गोल्स, फोर्थ आंसर। शेम, शेम क्या है, इज वेरी अफेक्टिव, बहुत ज्यादा अफेक्टिव होगा टू मोटिवेट द चिल्ड्रन टू लर्न, नहीं कि बहुत ज्यादा प्रभावशाली है, ना भाई ना। हैज नो रिलेशन, नेगेटिव हो क्या, कैन ए नेगेटिव इम्पैक्ट, बिल्कुल हो सकता है, शुड बी जनरेटेड फ्रीक्वेंट इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो जो शेम है वो संज्ञान पर, कॉग्निशन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है, नेगेटिव, फोर्थ आंसर होगा इसका। शर्मिंदगी जो है, नाइन्थ है कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, सभी ने पढ़ा था। कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच होता है जहां बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग सजेस्ट दैट चिल्ड्रन डैश कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर ओन नॉलेज, आ गया, अपनी नॉलेज का निर्माण खुद कर रहे हैं, तो दैट मीन्स बच्चा क्या है, बच्चा एक्टिव रोल है, तो प्ले एन एक्टिव रोल बिल्कुल होगा। आर सोलरली डिपेंडेंट मतलब कि पूर्ण रूप से किस पे डिपेंडेंट है, टेक्स्ट बुक पे, ना जी। नो रोल नेगेटिव वर्ड, आर सोलरली डिपेंडेंट ऑन अडल्ट, ना। तो बच्चा कौन होगा जब अपनी कंस्ट्रक्शन खुद कर रहा है, नॉलेज का निर्माण, तो कौन है बच्चा, एक्टिव, खुद ही एक्टिव लर्नर। और मैंने वैसे भी बता रखा है चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच आ जाए तो बच्चा केंद्रित होता है, और वैसे भी एजुकेशन जो है आपकी चाइल्ड सेंटर्ड ही होती है, टीचर सेंटर्ड नहीं होती। विच ऑफ द एनसीएफ ने कहा था ये, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलीफ इज गुड फॉर लर्निंग, कौन सा आपका बिलीव जो है, धारणा है जो सही है। एफर्ट्स डोंट मेक एनी, डोंट मेक नेगेटिव वर्ड आ गया। फेलियर इज अनकंट्रोलेबल, नेगेटिव वर्ड। जो एबिलिटी है वो इंप्रूवेबल है, बिल्कुल, एबिलिटी को आप सुधार कर सकते हो, सुधारा जा सकता है। एबिलिटी फिक्स्ड है, नेगेटिव, तो हमारा थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। 11th है कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, होता है कि किसी चीज का जो कंसेप्ट है उसकी समझ अमंग स्टूडेंट्स इज लाइकली टू इम्प्रूव, कैसे आप इंप्रूव कर सकते हो, इन द सेटिंग विच एम्फेसाइज ऑन फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन, नहीं, कंपटीशन तो बिल्कुल नहीं, टेक्स्ट बुक से भी नहीं, इंक्वायरी एंड डायलॉग से आप उसकी क्या कर सकते हो, समझ को इंप्रूव कर सकते हो, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को। इट इज डिफिकल्ट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न, ये तब बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए याद करना, लर्न करना, अधिगम करना, सीखने में कठिनाई होती है जब लर्निंग सोशली कॉन्टेक्चुअलाइज्ड हो, नहीं तब तो बच्चा बहुत ज्यादा इजीली सीखता है। जब वो मल्टीपल तरीकों से रिप्रेजेंटेड हो तब भी बहुत इजी सीखता है। जब जो इन्फॉर्मेशन है डिसकनेक्टेड चंक्स में प्रेजेंट कर दी जाए तब बच्चे को थोड़ी सी समस्या होती है लर्न करने में। इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड में तो बच्चा बहुत ही इजी सीखेगा, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। स्टेट ऑफ लर्निंग, बेस्ट स्टेट ऑफ, बेस्ट वर्ड आ गया है, मैंने कहा था बेस्ट वर्ड, मोस्ट वर्ड, लीस्ट वर्ड, नोट वर्ड, ये आपके हर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। तो बेस्ट स्टेट ऑफ लर्निंग इज, लर्निंग का बेस्ट स्टेज क्या है, नो फियर, हाई फियर, देखो हाई फियर तो होगा नहीं, हाँ नो फियर हो सकता है कि डर नहीं होना चाहिए। और जो अराउजल होता है वो होती है उत्तेजना, उत्तेजना के बारे में आप क्या कहोगे, मॉडरेट, नो, कोई उत्तेजना ही ना हो तो नेगेटिव, हाई हो, बिल्कुल हाई भी नहीं होनी चाहिए उत्तेजना, बिल्कुल लो हो, बिल्कुल गई गुजरी भी नहीं होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए उत्तेजना, मॉडरेट, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। इंडिविजुअल डिफरेंस सभी ने पढ़े हुए हैं, हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विभिन्न होती हैं, हर व्यक्तिगत विभिन्नताएं बोलते हैं इसे। इस डेवलप्ड ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू नीदर हेरिडिटी, नो, ना भाई दोनों का इंडिविजुअल डिफरेंसेस डेवलपमेंट में, किसी भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की जो डेवलपमेंट है बच्चे की उसमें दोनों का ही इम्पैक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का इंटरप्ले दोनों का, हेरिडिटी ओनली गलत, एनवायरनमेंट ओनली गलत, सेकंड आंसर आ जाएगा इसका। 15 है ड्यूरिंग ए टास्क, एक टास्क हो रहा है, सानिया इज टॉकिंग टू हरसेल्फ, सानिया अपने आप से बात करती है अबाउट वेज शी कैन प्रोसीड टू द टास्क। लेव वेगोट्स्की कहता है कि बच्चा अपने बारे में जब खुद से बातें करता है, आइडियाज ऑन लैंग्वेज एंड थॉट, उसको प्राइवेट स्पीच बोलता है वेगोट्स्की। इज ए साइन ऑफ, ये किसका साइन है, इकोसेंट्रिज्म नहीं, आत्म केंद्रित नहीं है, कोई डिसऑर्डर नहीं है उस बच्चे को, इमेच्योरिटी नहीं है, वो है उसकी सेल्फ रेगुलेशन। 16 है इवैल्यूएशन प्रैक्टिसेस शुड एम एट, इवैल्यूएशन जो है आपका मूल्यांकन, आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट, बिल्कुल बच्चों की जरूरतों को आइडेंटिफाई कर रहे हो, पहचान रहे हो। आइडेंटिफिकेशन हाई अचीवर, नहीं, प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इवैल्यूएशन करना, बच्चों को लेबलिंग करने के लिए करना, नेगेटिव, सेग्रीगेशन, नेगेटिव, नेगेटिव वर्ड कट कर दो। आफ्टर ऑब्जर्विंग दैट द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग टू प्रोसीड फर्दर ऑन ऑनगोइंग, कोई एक्टिविटी है उस पर बच्चा स्ट्रगल कर रहा है,
टीचर डिसाइड करती है कि बच्चे को थोड़े क्यूज दे दो, बच्चे को थोड़े हिंट दे दो, सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड है, चीजें वही की वही, वही की वही, 11 से लेकर अगर 19 तक के पेपर कोई पढ़ के गया, मैंने 21 पेपर 21 पेपर आप सबके सामने रखे थे एप्लीकेशन पे सॉल्व कराते हुए, डिटेल एनालिसिस देते हुए, सारी चीजें वहीं से रिपीट हुई हैं। और तो और मैथ्स का सेक्शन भी वहीं से रिपीट हुआ है, जो क्वेश्चंस बताए थे कि इसी फॉर्म में आएंगे, करके जाना पक्का, वही चीजें रिपीट है। बच्चे खुद से कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं एक्टिविटी को करने में, फिर टीचर सोचती है, डिसाइड करती है कि बच्चों को थोड़े क्यूज दे दो, हिंट दे दो, किस फॉर्म में, कि व्हाट, क्या, क्यों, कैसे। वे ले विगोट्स्की कहता है ये थ्योरी को, तो ये क्या है, कॉज विड्रॉल टेंडेंसी, छात्रों में प्रत्याहार प्रकृतियां पैदा करता है, नहीं। मीनिंगलेस तो नेगेटिव वर्ड हो गया है, डीमोटिवेट नेगेटिव वर्ड हो गया, एक्ट एज स्कैफोल्डिंग। याद कीजिए स्कैफोल्डिंग आपको लेव वर्गोट्स्की जब हमने किया था तब बताया था, स्कैफोल्डिंग होता है मतलब टीचर बच्चे को सपोर्ट करती है, अगर बच्चा किसी काम में रुक जाता है टीचर पूरा सपोर्ट देती है बच्चे को, और तब तक सपोर्ट देती है जब तक क्यूज वगैरह दे देती है बच्चे को बिल्कुल हेल्प करती है, जब तक वो बच्चा खुद काम करने में सक्षम ना हो जाए। बच्चा करता खुद है लेकिन टीचर एक सपोर्ट देती है, तो दैट इज नोन एज स्कैफोल्डिंग। आफ्टर गेटिंग हर्ट ड्यूरिंग ए प्ले एक्टिविटी मतलब खेल रहा है बच्चा और हर्ट मीन्स उसे चोट लग जाती है, रोहन रोना शुरू कर देता है। ये देख के उसके पिताजी रिस्पॉन्ड करते हैं कि बच्चों की, लड़कियों की तरह रो मत, बॉयज डोंट क्राई, लड़के रोते नहीं है, लड़कियों की तरह ना रो, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, बिहेव मत करो, लड़के रोते नहीं है। तो पिता ये जो कह रहा है, आपको याद होगा ये चीज मैंने कितनी बार बताई है पेपर 21 पेपर सॉल्व करते हुए, कि इस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है ये फादर, ठीक है। जेंडर बेस होता है पक्षपात, तो ये नहीं होगा, इक्वेलिटी तो बिल्कुल नहीं है, और चैलेंज नहीं कर रहा, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है, दैट मीन्स दर्शा रहा है, चुनौती नहीं दे रहा, वो दर्शा रहा है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा में क्या होता है, स्टूडेंट्स शुड बी लेबल्ड, बच्चों को लेबल किया जाए उसके एकेडमिक स्कोर के अकॉर्डिंग। मैंने क्या बताया था, बच्चों को कभी भी लेबल नहीं करोगे कि ये इंटेलिजेंट है, ये नालायक है, ये डफर है, इस टाइप से कभी भी, ये पुअर है, ये लेबलिंग नहीं करनी होती उनके एकेडमिक स्कोर को लेके। फिक्स्ड क्यूरिकुलम हो बिल्कुल नहीं, एम्फेसिस होता है जोर देना, उसके कंपटीशन, बच्चों के अंदर कंपटीशन को जोर देना तो बिल्कुल नेगेटिव होता है। एम्पल अपॉर्चुनिटीज शुड बी, प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है प्रगतिशील शिक्षा, क्लासरूम, कक्षा, कुछ भी बोल सकते हो, जिसमें बच्चा खुद अपनी नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज की तरह तरह की अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाए, मौके दिए जाए। कोहलबर्ग आ गया, बताया था कहीं कोहलबर्ग, जीन पियाजे और वाइगॉट्स्की ना आए, ऐसा कोई पेपर आज तक सीटेट का बना ही नहीं है, ठीक है। कोहलबर्ग कहता है, कोहलबर्ग की थ्योरी याद करो, सबसे पहले 3 थ्योरी थी, स्टेज थी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल, आगे फर्दर इसकी 2-2 स्टेज थी। तो ये कहता है कि परफॉर्मिंग एन एक्टर डूइंग समथिंग बिकॉज अदर अप्रूव्स इट। तो ये जो स्टेज है ये कौन सी है, किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृत करते हैं, स्वीकृति देते हैं। तो ये नैतिकता का जो सिद्धांत है ये है भाई आपका कन्वेंशनल। तो कन्वेंशनल कहाँ है, 4th नंबर पे। देखो फॉर्मल कन्वेंशनल तो कुछ होता ही नहीं, इसलिए इसको तो वैसे काट दो। पोस्ट, प्री और कन्वेंशनल में से आपको बताना था, 4th आंसर आएगा। 21 है सोशलाइजेशन, बताना है समाजीकरण के बारे में क्या बात सही है। पियर्स ना, ये याद करो, ये वही किस पेपर में ये बात भी बताई थी मैंने, कि जो फैमिली होती है, फैमिली जो होती है वो बच्चे की प्राइमरी सोशलाइजेशन का काम करता है, समाजीकरण में पहला काम फैमिली करती है, प्राइमरी एजेंट, और सेकेंडरी एजेंट बच्चे के लिए कौन है, उसकी स्कूल, ठीक है। तो ये अगर है कहीं आंसर तो ठीक है, पियर्स प्राइमरी बिल्कुल गलत, फैमिली मास मीडिया दोनों सेकेंडरी बिल्कुल गलत, स्कूल सेकेंडरी, हाँ स्कूल सेकेंडरी एंड फैमिली प्राइमरी, ये आंसर आ गया थर्ड, स्कूल प्राइमरी और पियर सेकेंडरी गलत, ठीक है। थ्योरीज ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसकी है भाई, हार्वर्ड गार्डनर की। हर बार एक पेपर में एक क्वेश्चन पक्का आता है, बोला था इस बार भी आएगा और वही आया है। एम्फेसिस किस पे जोर देती है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, क्योंकि उसमें बहुत सारे सेवरल फॉर्म होते हैं इंटेलिजेंस के, तो पहले ही आंसर आ गया। नो इंडिविजुअल डिफरेंस गलत, इंटेलिजेंट क्वेश्चन कैन बी मेजर्ड ओनली वर्ड आ गया गलत, इंटेलिजेंस इन वन डोमेन इंश्योर दैट इंटेलिजेंस इन ऑल। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है हार्वर्ड गार्डनर की, उसने बहुत सारे सिद्धांत बताए इंटेलिजेंस के, बहुत सारे सेवरल स्टेजेस बताई हैं इंटेलिजेंस की। फिर से आ गया है जीन प्याजी, जीन प्याजी की 4 स्टेजेस होती हैं। सेंसरी मोटर सबसे पहली स्टेज होती है, प्री कन्वेंशनल, कंक्रीट और फॉर्मल। तो प्री ऑपरेशनल, प्री कन्वेंशनल सॉरी प्री ऑपरेशनल। सेकंड स्टेज जो है जीन प्याजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है, और उसमें ये क्या कहता है कौन सी होनी चाहिए सेकंड स्टेज में, बच्चा क्या करे, हाइपोथेटिकल डिडक्टिव तो 4th स्टेज है, कंजर्व और सैरिएट, सैरिएट होता है क्रमबद्ध में लगवाए, सीक्वेंस में चीजों को, ऑब्जेक्ट्स को लगाए, एब्स्ट्रैक्ट नहीं, सेंट्रेशन इन थॉट, जो बच्चों का विकास है, विचार है, सोच में केंद्रीकरण।
डेवलपमेंट के बारे में क्या बात सही है, डेवलपमेंट टॉपिक हमने किया था, बताया था, आएगा ही आएगा पेपर में, सारी चीजें बताई हुई आई हैं। उसके बहुत सारे प्रिंसिपल किए थे, तो कौन सा सही है, ओनली, नेगेटिव वर्ड, मल्टी डायमेंशन हो सकता है, सेम रेट पे डेवलपमेंट होता है, नहीं, अकर, ओनली, गलत, तो आंसर आ गया। कितनी स्पीड से मैं आंसर लगा रही हूँ आप सोच भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि चीजें टिप्स पे हैं। जब मैंने 21 पेपर सॉल्व कराए हैं ना डिटेल्ड, और अब 2 और करा रही हूँ, तो दैट मीन्स 2 पेपर आज हो जाएंगे लेवल 1 और लेवल 2 के। मतलब 23 पेपर का एनालिसिस, इट इज ए बिग डील। मतलब जिसने 23 पेपर कर लिए ना, उसको बच्चे बोलते हैं कि मैम सीटेट का ना शुरू से बैच बना दो, शुरू से चीजों को करा दो। कराने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ ये 23, 21 तो पहले करा रखे हैं, 2 अब हो गए, तो 23 पेपर जिसने कर लिए ना, उसकी वैसी बल्ले बल्ले है। चाहे बिल्कुल पहली बार सीटेट दे रहे हो, फर्स्ट अटेम्प्ट ही क्यों ना हो, 23 पेपर कर गया तो वो सीटेट का पार करके ही आएगा, दोनों लेवल, गारंटी है, चैलेंज है, लिखवा लो मेरे से आज। ले वाइगॉट्स्की सोशल, हमें पता है कि वाइगॉट्स्की जो भी है, ये जो वाइगॉट्स्की है, उसका नाम हमेशा सोशो कल्चर अप्रोच से ही जुड़ा है, सोशो और कल्चर, सांस्कृतिक और सामाजिक, ठीक है। जहां वाइगॉट्स्की आएगा वहां सामाजिक, सोशो की बात होगी होगी सोशल की। पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग एम्फेसिस जोर देता है किस पे देगा, नाम से ही पता चल रहा है, कल्चरल टूल, थर्ड आंसर। कितनी स्पीड से मैं आंसर लगा रही हूँ, सोच भी नहीं सकते आप। जीन प्याजे में हमने क्या क्या पढ़ रखे हैं, एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, इक्विलिब्रियम, और आपका स्कीम, ये सारी चीजें पढ़ रखी है। आप क्वेश्चन क्या है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट में संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में जीन प्याजे एक्सप्लेन करता है कॉग्निटिव स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ स्कीमा। आंसर क्या गड़बड़ करके आए हैं मुझे नहीं पता, मतलब सीटेट की सीडीपी में से 30 में से 30 ला सकते थे अगर ध्यान से पढ़ के गए हो, 1 लेवल में भी 2 लेवल, एक भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, एक भी। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होती है, समावेशी शिक्षा किस पे जोर देती है, सेग्रीगेशन वर्ड नेगेटिव, अपॉर्चुनिटीज बिल्कुल, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन जो होती है, क्लासरूम होती है, उसमें नॉर्मल बच्चा डिसेबिलिटी वाले बच्चे के साथ पढ़ता है, ये बार बार बताया था, हर पेपर में बताया था। परफॉर्म ओरिएंटेड स्किल अनडिफरेंशिएटेड नेगेटिव वर्ड है, तो प्रोवाइड करना अपॉर्चुनिटीज एमिंग एट मैक्सिमाइजिंग पोटेंशियल, हर बच्चे के सामर्थ्य के अधिगम करने के लिए अवसर प्रदान करना। राइट ऑफ पर्सन, ये डिसेबिलिटी वाला जो क्वेश्चन है, राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 में लगा था। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज अप्रोप्रिएट टू यूज, कौन सी सही है शब्दावली, स्टूडेंट विद फिजिकल, बिल्कुल जहाँ डिसेबिलिटी वर्ड आएगा वहाँ डिसेबिलिटी तो होगी बच्चे की, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी फर्स्ट आंसर। क्रिम्पल्ड बॉडी, रिटार्डेड बच्चे, हैंडीकैप्ड बच्चे। बर्थ से लेके एडोलोसेंस तक कैसे कैसे आपके सीक्वेंस होगी डेवलपमेंट की। सबसे पहले बच्चा कैसे डेवलप करेगा, सेंसेस से, तो सेंसरी मोटर आएगा पहले नंबर। जीन प्याजे की स्टेज याद करो, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कन्वेंशनल और फॉर्मल। तो कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट, सेंसरी, सेंसरी सबसे पहले, फिर कंक्रीट, फिर एब्स्ट्रैक्ट। सेंसरी मोटर स्टेज सबसे पहली होती है, एक में आंसर है, बाकी तीनों नेगेटिव बात है, थर्ड आंसर आएगा इसका। 30th क्वेश्चन है, देखो 30 क्वेश्चन पे आगे, पता भी नहीं चला कितनी देर में, 30 क्वेश्चन 18 मिनट, सोचिए। और अभी तो मैं आपको समझा रही हूँ, जब आपको पेपर में करना था आपको तो किसी को समझाना भी नहीं था, फटाफट फटाफट आंसर लगाने थे। मतलब कि 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है, मैंने 18 मिनट में समझाते हुए भी आपको 30 क्वेश्चन करा दिए। सोचो, करने में तो कितनी देर लगाती मैं, 10 मिनट, 10 मिनट में 30 क्वेश्चन। इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम, वही फिर से वही बात, इंडिविजुअल डिफरेंस मतलब विभिन्नताएं जो होती हैं व्यक्ति में। प्रोग्रेसिव क्लासरूम है, प्रगतिशील शिक्षा है, कक्षा है। शुड बी ट्रीटेड एज क्राइटेरिया फॉर मेकिंग एबिलिटी ग्रुप्स बनाने के लिए नहीं, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग, हाँ। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की जो अध्यापन अधिगम प्रक्रिया है उसकी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। हिंड्रेंस होता है रुकावट, नेगेटिव वर्ड है, फेलियर नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। आगे है मैथ्स की बात करता है, कौन सा लीस्ट होता है जो बहुत ज्यादा कम impact they teaching learning in mathematics, knowing ways in which assessment affected the confidence of learner, तो मूल्यांकन के कारण छात्रों के आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ने के तरीकों की जानकारी होना, तो ये तो लिस्ट नहीं है। प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट, बिल्कुल, अगर बच्चे का गलत आंसर है उसको क्या तुम पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दोगे, तो ये है ना लिस्ट, सेकंड आंसर, ठीक है। और क्वालिटी बेस्ड, ये तो पॉजिटिव है, यूजिंग रिजल्ट, ये भी पॉजिटिव है, मॉडिफाइंग टीचिंग। आगे कहता है रोहित क्या रियलाइज करता है, स्फीयर इज बोथ रोम्बस एंड रेक्टेंगल, तो ही इज एट व्हाट स्टेज, ये वैन हेले की स्टेजेस थी, ये आपकी पहली स्टेज है, लेवल 2 रिलेशनशिप। जो स्तर 2 है संबंध, क्योंकि वो स्फीयर को रोम्बस और रेक्टेंगल रियलाइज कर रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये लेवल 2 रिलेशनशिप है, संबंध। सम ऑफ एनी दो होल नंबर्स का सम एक होल नंबर है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या है, ये तो सभी को पता होगा, ये आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोजर प्रॉपर्टी, थर्ड आंसर आएगा इसका। कौन सी बात मैथ्स में गलत है, मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग में कौन सी बात गलत है,
मैथ्स नॉलेज कैन क्रिएटेड इन प्राइमरी स्टूडेंट्स थ्रू ऑब्जर्वेशन, बिल्कुल। आर्ग्यूमेंटेशन, ये वर्ड आ गया ना नेगेटिव, एंड नेगोटिएशन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग मैथमेटिकल नॉलेज, सेकंड आंसर। ठीक है, लर्निंग इज सोशल प्रोसेस इन डायलॉग, कल्चरल एंड कंटेक्स्ट नो प्रेलॉग कंस्ट्रक्टिंग। हाँ, कल्चरल जो मतलब बच्चे का जो वो है क्या नाम है, प्राइमरी लेवल पे अगर बच्चों को चीजें सिखाओगे तो वो उसकी एनवायरनमेंट से जुड़ी हो, उसकी लाइफ से जुड़ी हो, वो पॉजिटिव बात होती है। नेगेटिव पूछी थी इसने। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग नंबर्स, नंबर्स के लिए आपकी कौन सी बात सही है प्राइमरी लेवल में। ठीक है, तो इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ नंबर्स शुड बी इनकरेज, पहली बात तो सही है। ए है तो आएगा ही, ए आएगा तो हमारा दो आंसर हो गए रिजेक्ट। अब बचा ये वाला और ये वाला। राइटिंग नंबर ऑफ शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, बी। हाँ, बी भी सही है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे नंबर सिखाना है, सीक्वेंस में तो लिख के बच्चों को नंबर सिखाओगे, ये बात सही है। ए और बी, तो ये आंसर होगा। और एक बार इसको भी देख लेते हैं, डी को, क्योंकि सी तो देखना ही नहीं, सी तो हट गया। ऑर्डर इररेलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी एनकरेज्ड, संख्याओं में अनुक्रम असंगति को प्रोत्साहित करना, नहीं। उससे ज्यादा तो हमारा बी आ रहा है ना, क्योंकि असंगति तो हो गया आपका, तो सेकंड आंसर जाएगा। इसमें थर्ड, देखो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, फर्स्ट भी हो सकता है और थर्ड भी। अब देखो सीटेड वाले क्या मानते हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें थर्ड जाना चाहिए। सीटेड के अकॉर्डिंग पता नहीं, आंसर की अभी आई नहीं है, आएगी तो देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, मोस्ट वर्ड आ गया है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, प्राइमरी लेवल पे टीचिंग के लिए क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। बच्चों को हाई एजुकेशन के लिए प्रिपेयर करो, नहीं। छोटे बच्चे हैं, उनको हायर एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट थोड़ी बताओगे। प्रमोट और प्रिपेयरिंग फॉर टेक्नोलॉजी, बच्चों को टेक्नोलॉजी के बारे में भी नहीं बताओगे ना। देखो आ गया ना ये वर्ड। बच्चों को, छोटे बच्चे हैं प्राइमरी लेवल पे, उनको उनके बच्चे की लाइफ एक्सपीरियंस से अगर जोड़ोगे तो वो बात मेरी बहुत पॉजिटिव आती है निकल के। ठीक है, थर्ड आंसर हो जाएगा। कौन सी बात सही नहीं है, फिर से कौन सी बात सही नहीं है रिगार्डिंग टू द नेचर ऑफ मैथ्स, मैथ्स के नेचर में कौन सी बात सही नहीं है। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है, यूज स्पेशल वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज, कौन सी बात सही नहीं है। आर्ग्यूमेंटिव, फिर से यही बात आ गई नेगेटिव, ऊपर भी यही था, तो ये वाला आंसर हो जाएगा इसमें भी हमारा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लाइकली, फिर मोस्ट वर्ड आ गया है। मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पैटियल रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, कौन सी होनी चाहिए सही बात। आइडेंटिफाई टेस्टिंग फिगर्स, चौपड़, हाँ चौपड़ आकृति, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट है, आया था आपका पहले भी। आकृतियों को पहचानना, कौन सी बात मोस्ट लाइकली टू डेवलप स्पैटियल रीजनिंग, फर्स्ट आंसर ही आ जाएगा इसका तो। सुडोको नहीं होगा, पैटर्न ड्राइंग बार ग्राफ्स फर्स्ट होगा इसका, 38 का आंसर। 39 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट, फिर से मोस्ट वर्ड है। कौन सा आपका मोस्ट सूटेबल होगा टीचिंग चिल्ड्रन फॉर कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस अगर पढ़ाना है तो ये जो आपकी क्या नाम है, फ्रैक्शंस पढ़ाने के लिए ना छोटे बच्चों को, इसमें भी देखो कंफ्यूजन है थोड़ी सी। इसका आंसर एबेकस होना चाहिए मेरे हिसाब से तो। बाकी अभी आई थिंक ये वाला भी मान सकता है सीटेड, अभी देखेंगे इसकी आंसर की में। क्रिजेनियर छड़े जो होती है ना, वैसे तो ये भी यूज हो सकता है फ्रिक्शन सिखाने के लिए, और एबेकस भी, इन दोनों में से एक आंसर जाएगा सीटेट का। देखते हैं अभी आंसर की में क्या आएगा, मेरे अकॉर्डिंग थर्ड है। ठीक है, उसके बाद है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जब जियो बोर्ड है ना, ये तो उसका लेवल 2 के लिए है, और एबेकस पे जो चीजें सिखाई जाती हैं बच्चों को, फ्रैक्शंस, नंबर्स, तो ये एबेकस है प्राइमरी लेवल पे। देखते हैं इसका आंसर क्या आ जाएगा सीटेट के अकॉर्डिंग। 40th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट नंबर 3 इज यूज्ड एज इन ऑर्डिनल सेंस। और अब आप एक याद करो, मैंने आपको इंग्लिश में अगर आप जुड़े हुए हो, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में, मैंने एक कंसेप्ट सिखा रखा है आपको, ऑर्डिनल और कार्डिनल होता क्या है। यहाँ से मैं एक बार फिर बताती हूँ आपको, कार्डिनल और ऑर्डिनल। ऑर्डिनल जो नंबर्स होते हैं ना, ऑर्डिनल नंबर, आपको यहाँ पे बताना है 3 जो यूज हुआ है एज एन ऑर्डिनल नंबर, वो कौन सा है। देखो ऑर्डिनल में एक चीज होती है, अगर ऐसा आ जाए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस टाइप से, ये जो है ये आपके ऑर्डिनल नंबर्स में काउंट होते हैं। अगर ऐसा आ जाए 1 2 3, या फिर ऐसे नंबर 1 2 3 4, ये होते हैं आपके कार्डिनल नंबर, ये होते हैं आपके ऑर्डिनल नंबर। तो इसको मैंने आपको एक याद करने की एक ट्रिक भी बताई थी, जैसे कार होती है, कार, ठीक है, इसको याद ना रहे कि ऑर्डिनल में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है या कार्डिनल में 1 2 3 4 है, याद करने की ट्रिक बताई थी, इंग्लिश में बताया था एक बार आपको ये। कार्डिनल जो होता है ना, कार से याद करो, कार में क्या होते हैं, यहाँ पे जब आप आगे बैठे हैं, यहाँ ड्राइवर है, यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ बीच में गियर होता है, गियर पे नंबर डले होते हैं, नंबर होता है 1 गियर, 2 गियर, 3 गियर, 4 गियर, 5 गियर, 5 गियर होते हैं ना। तो कार से याद करो, कार में ऐसे नंबरिंग होती है जिसमें गियर होती है, ठीक है, कार से याद करो, ये ट्रिक बताई हुई है जिससे आप भूलोगे नहीं कभी भी।
1 2 3 4 5, तो ये 1 2 3 4 5 ऐसे भी, चाहे काउंटिंग में 1 2 3 4 5, चाहे ऐसे इंग्लिश में, तो ये कार्डिनल नंबर है। ऑर्डिनल में होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब देखो, ऑल ग्रुप्स हैव 3 टीम मेंबर, 3 यहाँ वाला है तो कार्डिनल है ये तो होगा नहीं। दिस बॉक्स कंटेन मेनी सेट्स ऑफ 3 पेंसिल, 3 पेंसिल, ये भी कार्डिनल है। आई लिव ऑन द थर्ड फ्लोर ऑफ दिस बिल्डिंग, तो ये थर्ड फ्लोर, ये थर्ड आ गया, ये आपका है ऑर्डिनल नंबर, इसका थर्ड आंसर करेक्ट होगा। चीजें सीखनी पड़ती हैं, एक दिन में कभी भी कुछ नहीं आता। दिस हाउस हैज 3 रूम्स, 3 यहाँ वाला है, ठीक है, ये कार्डिनल है। तो कभी भी एक दिन में चीजें नहीं आती, आपको टाइम लगता है हर एक चीज को सीखने के लिए। करेक्ट स्टेटमेंट पहचाननी थी आपको। द यूनिट ऑफ पैरामीटर एंड एरिया आर सेम है, ये तो नहीं होगा। पैरामीटर और एरिया नहीं सेम थोड़ी हो सकता है। उसके बाद कहता है आपका द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइन द पैरामीटर। हाँ बिल्कुल, जो कोई भी शेप है वो पैरामीटर को डिटरमाइन करती है। स्क्वायर है तो ये सारी साइड्स का सम पैरामीटर होगा। रेक्टेंगल है तो शेप डिटरमाइन करती है, पैरामीटर क्या होगा, यही हो गया आंसर। कौन सी सही स्टेटमेंट है? दो फिगर्स का सेम एरिया है तो पैरामीटर सेम होगा, जरूरी नहीं है। दो फिगर का सेम पैरामीटर एरिया बराबर होगा, ये तो जरूरी थोड़ी है। लेकिन सेकंड बात सही है। कौन सी बात सही है? मैथमेटिक्स की क्यूरिकुलम की कौन सी बात सही है? द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। समझ को बेहतर के लिए ऋणात्मक संख्याओं की हाँ हो सकता है। द कंसेप्ट ऑफ एरिया, नेगेटिव नंबर्स वाला कंसेप्ट तो ठीक है। एरिया मेजरमेंट शुड बी, मतलब होल्ड पे डाल दो। इंट्रोड्यूस ओनली एट, ओनली वर्ड नेगेटिव है। द फाउंडेशन ऑफ एल्जेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड, नहीं प्राइमरी लेवल पे एल्जेब्रिक चीजें नहीं बताओगे, ये तो सेकेंडरी लेवल है। लेवल 2 की बात करता तो ठीक होता ये क्वेश्चन। द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी, नहीं अभी तो फ्रैक्शन ऊपर बताया जिसमें वो आंसर था आपका एबिकस वाला, तो ये भी नहीं है, कह रहे ये सिर्फ प्राइमरी लेवल पे होता है ना, तो फर्स्ट आंसर आ गया। 43 है, चीजों को रिजेक्ट करके देखो, इसको होल्ड पे डाल दिया करो ऐसे आंसर्स को, भाई एक बार सोच लेंगे इसके बारे में। आगे वाले पढ़ लो, आगे वाले जब सब कट गए तो ये आंसर आ गया। 43 है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू इंट्रोड्यूसिंग द कंसेप्ट ऑफ ट्राइंगल्स एट प्राइमरी लेवल। ट्राइंगल सिखाना है प्राइमरी लेवल पे। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल ऑफ ऑल टाइप्स बट एक्सपोजर टू अदर फिगर्स शुड बी अवॉइडेड, तो नेगेटिव हो गया। कह रहा है कि बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुज प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों से दूर रखना चाहिए, गलत बात होगी ना। चिल्ड्रन शुड बी एक्सपोज टू ट्राइंगल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड ऑल्सो अदर टाइप्स, हो सकता है मतलब ट्राइंगल्स की टाइप्स भी और अदर फिगर्स की टाइप्स भी सीखे बच्चे। डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल शुड बी प्रोवाइड, सबसे पहले डेफिनेशन दे दो, नहीं आपको बच्चों को रट्टे नहीं लगवाने चीजों को, डेफिनेशन नहीं देनी होती, डेफिनेशन अपने आप में नेगेटिव वर्ड है। चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्राइंगल टू अवॉइड कंफ्यूजन, नहीं, तो सेकंड आंसर। 44 है, in a division sum the divisor is 5 times the question and twice the remainder if the remainder is 5। देखो अभी आपको ये पता है यहाँ होता है डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर, यहाँ होता है रिमाइंडर। अब वो कह रहा है ऐसे बना लेते, आपको क्लियर हो जाता कि डिविडेंड यहाँ है, डिवाइजर क्वोशिएंट और रिमाइंडर। कह रहा है रिमाइंडर इज 5, लो जी सबसे पहले जो गिवन है पूरा साबुत उसको लिख दो, साबुत ये है 5 रिमाइंडर है। If the division sum in a division sum, the divisor is, divisor कौन है ये वाला, is 5 times the quotient, अब तो quotient ही नहीं पता, and twice the remainder, जो ये डिवाइजर है इसका 5 गुना हो और रिमाइंडर का 2 गुना, तो रिमाइंडर 5 है तो डिवाइजर 10 हो गया, इसका 2 गुना, ये हो गया 10। ठीक है, अब मैं यहाँ लिख रही हूँ अगर मेरा ये 5 है तो ये हो गया 10, इसका 2 गुना हो गया। अब कहता है द डिवाइजर इज 5 टाइम्स द क्वोशिएंट, डिवाइजर जो है वो 5 गुना हो, 5 गुना इसके क्वोशिएंट के, तो क्वोशिएंट क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, तभी तो 2 का 5 गुना 10 होगा। डिवाइजर 10 होगा 5 गुना क्वोशिएंट का, तो क्वोशिएंट कितना होना चाहिए 2। अब ये चीज समझ आई, ये इसका 5 गुना हो गया, ये इसका 2 गुना हो गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब वो नंबर क्या होगा, अब बस यहाँ रख के देखो, 25 रखेंगे, अगर मैं यहाँ पे 25 रखती हूँ तो 10, 10 दूनी 20 और रिमाइंडर 5, बात बन गई। अगर मैं रखती हूँ, वैसे तो आ गया मेरा पहला आंसर, अगर मैं यहाँ रखूँ 10, यहाँ रखूँ 48 और यहाँ 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 10 फोर्जा होता है 40, तो ये तो वैसे ही गलत। 10 रख रहे हैं 52 भी नहीं आएगा, 5 जाना चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 10 रख रहे हैं 15 रख रहे हैं तो यहाँ तो 1 आएगा, तभी यहाँ 5 आएगा, तो ये भी गलत। यहाँ 2 आए तो वो यही सेटिस्फाई हो रहा है, 10 2 20, फिर यहाँ 5, सारा कुछ सेटिस्फाई हो गया।
नेक्स्ट है 45, द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कौन कौन से होते हैं? एक्स, x+1, x+2, x+3 और x+4 इज 20, सम इनका। तो 5x प्लस में 4 3 7 और 2 9 और 1 10, और यहाँ इक्वल के कर दूं 10, 20 माइनस 10 10 हो गया, x आ गया मेरा 2। सम ऑफ फर्स्ट थ्री कॉन्जिक्यूटिव नंबर, x 2 है मतलब ये हो गया 2, इससे अगला 3, इससे अगला 4, हो गए 3, 4 और 3 7 और 2 9, उसका सम 9, आंसर आ गया 9। ठीक है, 46 पे बढ़े तो 46 देखिए क्या कहता है, एक सेकेंड वेट करना। 46 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। ए वायर इन द फॉर्म ऑफ स्केयर, एक वायर है किस फॉर्म में? स्केयर की फॉर्म में, और जिसका एरिया दे रखा है, स्केयर है तो सारी साइडें बराबर होंगी, एरिया है 144, तो साइड कितनी होगी? 12, क्योंकि 12 इंटू 12 होता है एरिया। अच्छा, और पैरामीटर कितना होगा? पैरामीटर हो गया सारी साइड्स का सम, 12 12 12 12 कितना हो गया? 12 चौक 48 48। ठीक है, यहाँ पे बंद कर दो। हाउ मच एरिया इज इनक्लोज्ड, एरिया निकालना है किसका? इफ द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल, अब रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। एरिया क्या होता है? एल इंटू बी। अब एरिया निकालना है, एल और बी पता होना चाहिए। एल है 16, एल है 16, अब बी नहीं पता और एरिया भी नहीं पता, बी पता होना चाहिए। अब उसने कहा है हाउ मच एरिया इज इनक्लोज्ड, एरिया तो निकालना है। इफ द सेम वायर इज बेंट, सेम वायर इज बेंट का मतलब जितना इसका पैरामीटर था, पैरामीटर इसका भी इतना ही है, इसका पैरामीटर लगा दो। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, तो पैरामीटर 48 है इसका, तो इसका भी सेम पैरामीटर 48। 2 एल कितना है? 16, बी यहाँ से निकालो 24 बराबर में 16 प्लस बी, यहाँ से बी आ गया 8, 8 बी आ गया। अब यहाँ पे पुट कर दो एरिया में, तो 16 इंटू 8, 8 6 48, 8 9 10 11 12, 128, 128 के साथ मेरा पहला आंसर करें। ठीक है, 46 का। आगे है फ्रैक्शन है, और फ्रैक्शन में आपको क्या बताना है? लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट। ठीक है, फ्रैक्शन, तो ये सबसे पहले इसमें पता कैसे चलेगा कि सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा है, या फिर दूसरे नंबर पे कौन सा है, या फिर लीस्ट फ्रैक्शन कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, कैसे पता चलेगा? एक चीज बता रखी है मैंने आपको, जब भी फ्रैक्शन में आता है ना, सब में ऊपर ऊपर में सब में जीरो डाल दो। 50/6, 30/4, ये ट्रिक होती है। 10/2, 20/3 और 30/5, सब में ऊपर 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 जीरो लगा दो और अपना आंसर निकाल लो। सबसे छोटा बताना हो, सबसे बड़ा बताना हो, बड़े में से छोटे को माइनस करना हो, बड़े में छोटे को ऐड करना हो, कुछ भी बताना हो, वो आंसर होता है आपका। अब आपको बताना है सबसे बड़ा और सेकंड नंबर पे जो सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो ये पॉइंटों में आंसर निकालो। 6 8 जा 48, 8 पॉइंट समथिंग। आगे पॉइंट नहीं निकालना, बस ये पता चलेगा बड़ा कौन सा है। 8 पॉइंट समथिंग हो गया। 4 7 चौक 28, 7 पॉइंट समथिंग। ये तो पूरा कट रहा है। 5 20 और 3 6 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 6 3 जा 18, ये पूरा कट रहा है 6, तो ये तो 6 से बड़ा हो गया ना, 6 पॉइंट समथिंग है। सबसे बड़ा तो ये है 8 पॉइंट समथिंग वाला, और सेकंड लार्जेस्ट सबसे बड़ा ये है। तो अब इसको वापस से रख लो, क्योंकि हमने तो सिर्फ ये ट्रिक थी। ये 5/6 है, ये 3/4 है, तो 5/6 और 3/4 के साथ मेरा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये 5/6 है सबसे लार्जेस्ट, 3/4 है सेकंड लार्जेस्ट। क्लियर, रिस्पेक्टिवली है, तो सबसे पहले सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा। ऐसा नहीं कहना 3/4 पहले 5/6 बाद में, नहीं। अगर यहाँ ऐसा होता तो आप ये नहीं लगा के आते कि सेम बात तो है, नहीं, उसने रिस्पेक्टिवली बोला है, तो पहले लार्जेस्ट फिर सेकंड लार्जेस्ट। तो मेरा यहाँ से थर्ड आंसर आएगा। 48 पे बढ़े, कितनी देर हो गई? 48 कहता है अस्मिता रीच स्कूल फॉर ए मीटिंग फॉर 15 मिनट्स बिफोर 8:30। ये वाला क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अस्मिता स्कूल पहुंचती है फॉर ए मीटिंग 15 मिनट्स बिफोर 8:30। अब 8:30 से 15 मिनट पहले का मतलब क्या है? 8:15। 8:15 स्कूल पहुंची, यहाँ तक सबने निकाल लिया होगा। अस्मिता मीटिंग में पहुंची है 8:15 बजे। ठीक है, ये वाली बात तो सभी को पता होगी, अस्मिता मीटिंग में पहुंची है 8:15 बजे। इसके बाद कहता है, यहाँ लिख देती हूँ, 8:15 पहुंची मीटिंग में कौन? अस्मिता। लेकिन ये मीटिंग का टाइम थोड़ी है, ये तो पहुंची है, उसके पहुंचने का समय है। शी रीच्ड हाफ एन आवर अर्लियर, वो आधा घंटा पहले पहुंच जाती है। दैट देन हर कोलीग, उसका जो कोलीग है, हु इज 40 मिनट्स लेट फॉर मीटिंग। अब जो उसकी कॉलीग है, सहकर्मी, वह अपने सहकर्मी से आधा घंटा पहले पहुंची, जो कि गोष्ठी के लिए, गोष्ठी होती है मीटिंग, से 40 मिनट की देरी से पहुंचा। अब जो उसका कॉलीग है, उससे आधा घंटा पहले पहुंची है,
अब वो कलीग 40 मिनट लेट है मीटिंग से, शेड्यूल टाइम क्या होगा मीटिंग का? देखो इसके अंदर क्या करना था, बाय ऑप्शन करना था। इस कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपको बाय ऑप्शंस करने थे, ठीक है, बाय ऑप्शन। इसमें देखो इसका करेक्ट आंसर आई थिंक 8:05 आया था मेरा। तो बाय ऑप्शन में अगर मैंने मीटिंग का टाइम रख लिया 8:05, ठीक है, एएम, तो 8:05 एएम है, तो उसका जो कोलीग है वो 40 मिनट लेट पहुंचा। तो कोलीग कितने बजे पहुंचा? 40 मिनट लेट, मतलब 8:05 की अगर मीटिंग थी तो कोलीग पहुंचा 8:45 पे। कौन पहुंचा? उसका कोलीग। 40 मिनट लेट हो गया उसका कोलीग, 40 मिनट लेट, मतलब कि 8:45 पे उसका कोलीग पहुंचा। 8:05 की मीटिंग थी मान लो, ये मैंने ऑप्शन से मान लिया, हो गया, सेटिस्फाई कराना है मैंने। अब वो जो पहुंची है आधा घंटा लेट पहुंची है, किससे? आधा घंटा पहले पहुंच गई है अपने कॉलीग से। अब इसमें और इसमें देख लो कि 8:45 पे उसका कॉलीग पहुंचा, क्या वो जिस समय पहुंची वो आधा घंटा लेट था? बिल्कुल आधा घंटा लेट है। और पहले है ये 8:15 पहुंच गई, उसका कॉलीग आया 8:45 पे, तो वो आधा घंटा पहले है अपने कॉलीग से। तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ये भी मीटिंग में लेट पहुंची है, क्योंकि मीटिंग तो 8:05 पे थी, ये भी 8:15 है, ये भी लेट है, और 8:45 वाला तो लेट है। समझ आ गई? तो इस टाइप से ये क्वेश्चन आएगा, इसका सेकेंड आंसर 8:05। इन हाउ मेनी वेज 48 स्मॉल स्केयर्स, 48 छोटे छोटे स्केयर्स का मतलब ये 1 2 3 4 स्केयर, ये रेक्टेंगल सा बन गया, और 1 into 1 1 1 1 1 1 सारी साइड 1 है, दैट मीन्स कैन बी अरेंज सो दैट द रिजल्टिंग एरिया, एरिया 48 हो जाए। एरिया 48 हो जाए तो इसका क्या करते हो, छोटे छोटे कितने, हाउ मेनी वेज, कितने तरीके से हम स्केयर बना सकते हैं। 48 के फैक्टर्स कर दो। 48 के फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? 48 into 1 48, और आपका 2 into 24 48, 3 into 16 48, 4 into 12 चौक 48 48, 5 पे नहीं जाता, 6 into 8 48, 7 8 पे तो फिर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। कितने फैक्टर्स बन गए? 5। तो कितने तरीकों से कर सकते हैं? 5 वेज। स्कूल असेंबली है, स्टूडेंट ऑफ क्लास इन स्टैंडिंग इन लाइन, रूही 19th है दोनों साइड, अच्छा ये एक लाइन है, यहाँ से भी 19th पे रूही है स्टार्टिंग से, और लास्ट से भी 19th पे रूही है, मतलब रूही को 2 बार गिना गया, आगे से भी 19 पीछे से भी 19, तो आगे से 19 मतलब 19 बच्चे, और फिर पीछे से 19 मतलब फिर 19 बच्चे, कितना हो गया? 9 9 38। और अब क्या करना है? 38 नहीं लगाना, क्योंकि रूही को 2 बार गिना, एक माइनस करो, तो रूही, और कितने बच्चे हैं स्कूल में, क्लास में, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट इन द क्लास? 37। 50 में क्या आंसर आएगा? 37, ठीक है। आगे है 51। 51 है, ए नंबर इज लार्जर देन हाफ ऑफ 100, एक नंबर है जो हाफ ऑफ 100, 100 का हाफ कितना होता है? 50, मतलब 50 से बड़ा हो, सारे 50 से बड़े हैं। चलो जी अब क्या करें, क्योंकि कोई 50 से छोटा होता है उसको कट कर देते। कह रहा है एक नंबर है जो हाफ ऑफ 100 मतलब 50 और उससे बड़ा हो, तो सारे 50 से बड़े हैं। इट इज मोर देन 6 टेंस एंड लेस देन 8 टेंस, 6 टेंस से बड़ा हो, 8 टेंस से छोटा हो। सम ऑफ इट्स डिजिट 9, उस सारे डिजिट्स का सम 9 हो, 5 4 9, 8 और 1 9, 7 और 2 9, 6 और 3 9, ये भी गड़बड़ हो गई। द टेंस डिजिट इज डबल द वंस, जो टेंस डिजिट है वो डबल होनी चाहिए। टेंस डिजिट यहाँ होती है, ये वंस है, ये टेंस है। टेंस डिजिट दो गुनी हो वंस से, तो 4 का 2 गुना तो 8 होता है, ये तो है नहीं। 1 का 8 नहीं, 2 का, 3 का 6, ये आंसर आ जाएगा 4। अब आपका ये क्वेश्चन है, ये तो बहुत प्लस का, ये तो सिंपल एडिशन का क्वेश्चन था, इसको मैं आंसर आंसर बता देती हूँ, मैच कर लेना अपना। एडिशन था, रेयन का पैकेट इतने का है, पेंसिल का, पेन का, स्केच पेन का, सीजर, इरेजर, ये सब इतनी इतनी चीजें हैं, और वो लाता है एक पैकेट क्रेयन का, एक क्रेयन का पैकेट लाया, और पैकेट पेंसिल के 2 हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना अमाउंट को, दैट मीन्स 14 रुपये का पैकेट है तो 28 रुपये इसके जोड़ोगे। इस टाइप से आपको पैसे जोड़ने थे, तो मैं आपको बताती हूँ इसका आंसर आपका करेक्ट क्या है। मैंने एक एक चीज़ निकाल रखी है आप सबके लिए। 100.50, 100 रुपीज़ 50 पैसा, है ना। जब आप सारे जोड़ोगे ऐसे आ जाएगा, मैं बता भी देती हूँ क्योंकि मैंने तो पूरा पेपर आपके लिए सॉल्व किया है। ठीक है, ऐसे करके देख लेना, 22.50, 17.50, 12.50, 5 रुपये, ये आपका आ जाएगा 100 रुपये 50 पैसे। ठीक है, नेक्स्ट है, ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था कि आएगा ही आएगा, हर बार प्रीवियस ईयर पेपर भी जब कराए थे आया था कि 23:40 पे
30 जून को चली है, 30 मई को, और पहुंची कब है, 1 जून को। अब आपको ये देखना था कि 31 का महीना होता है या नहीं होता, बिल्कुल होता है मई में, तो 31 वाला दिन भी आएगा बीच में। 5:15 बजे पहुंची, तो कितनी देर का रास्ता हो गया, देखिए 23:40, 23:40 से नेक्स्ट दिन के 23:40 तक हो गए 24 घंटे। 24 घंटे तो ये रहे। उसके बाद अगले दिन के 23:40 से 5:15 बजे तक, तो 40 से 50, 60, 20 मिनट और, ठीक है, 24 घंटे ये, 20 मिनट और उसके बाद 12 बज गए, 12 बजे से लेके आपके 5 बजे तक, ठीक है, 12 बजे से 5 बजे तक, तो 5 घंटे और 29 घंटे हो गए। 29 घंटे वाला ये आंसर है और ये आंसर है, दो तो कट गए। अब 15 मिनट और, 20 मिनट यहाँ थे, 20 और 15, 35 मिनट और, 35 मिनट के साथ ये आला आंसर, ठीक है, फोर्थ आंसर। लास्ट में देखो छुपा हुआ है। आगे है, इन्हें 5 डिजिट नंबर, सारे 5 डिजिट नंबर है, ठीक है। द डिजिट एट 100 प्लेस इज 3, देखो 5 डिजिट का जो प्लेस है, इसका भी आंसर बताती हूँ। और आपका आंसर है इसका फोर्थ, 114 थर्ड, ये आंसर है 87649। अब इसको चेक कर लो। द डिजिट एट 100 प्लेस, ये वंस प्लेस होती है, ये टेंस, ये 100 प्लेस वाली डिजिट, 100 प्लेस इज 3/4 ऑफ डिजिट ऑफ एट 10,000 प्लेस। जो 100 प्लेस पे डिजिट है 6, वो 3/4 है 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस का 3/4, 4×2 = 6, बिल्कुल बात बन गई, ये वाली लाइन ठीक हो गई। एंड द डिजिट एट 10th प्लेस, जो 10th प्लेस पे है 4, इज 2/3 एट द डिजिट एट 100 प्लेस, जो 4 नंबर है वो 10th प्लेस का, 100 प्लेस का 6 का 2/3 है, 3×2 = 6, 2×2 = 4, बन गई बात, ये वाली भी। ऐसे ही आपको ये सारी चेक करनी है, तो सारी बात बन जाएंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द सम ऑफ, पहले इन तीनों का सम करो, इन तीनों का सम करके हम क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमें ये मिल जाए। तो इन सबका सम जो आएगा आपको बताती हूँ, वो आएगा 24904, तो इसमें से 1786 सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आएगा 7041, पहला आंसर, ठीक है, 55 का। उसके बाद है 16 लीटर टोटल आपकी क्या है, 16 लीटर की कैपेसिटी है पानी को ऊपर तक भरने की, वाटर फ्रॉम द बकेट। उसके बाद पानी को ट्रांसफर किया गया बकेट में, बाल्टी में, स्मॉलर यूटेंसिल से, ठीक है, स्मॉलर यूटेंसिल, छोटे छोटे बर्तनों में भरा जा रहा है पानी। अब किससे भरा जा रहा है, मग डब्बे से, दैट मीन्स बाल्टी में से भरे समस्त पानी को, मग, मग होता है आपका जो नहाने वाला मग है, फील्ड टू कैपेसिटी है, जो उसकी कैपेसिटी है 50 टाइम्स टू कंप्लीट ट्रांसफर द वाटर इनटू द बकेट इनटू यूटेंसिल्स। तो मग की कैपेसिटी तो आपको बतानी है, ठीक है, कैपेसिटी आपको बतानी है, क्या करोगे, देखो 16 लीटर है, अभी इसके अंदर हम क्या करेंगे, 16 लीटर है, तो मिलीलीटर में कन्वर्ट करो, 16,000 मिलीलीटर होगा, पहली बात, क्योंकि लीटर में दे रखा है, आंसर मिलीलीटर में है। अब आप क्या करोगे, 50 टाइम्स, 50 टाइम्स, तो आपका क्या आंसर आएगा, 50 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आपका 16,000 आ जाए, यही आंसर होगा। कैसे पता चला, क्योंकि 16 लीटर टोटल बकेट की कैपेसिटी है, दैट मीन्स मिलीलीटर में देखें तो 16,000 मिलीलीटर। अब आपको 50 बार ट्रांसफर करना है, तब जाके आपका मग की कैपेसिटी बतानी है, कितना बड़ा मग होगा कि हम उसको 50 बार ट्रांसफर करें डब्बों से, मग से, कंप्लीटली आपका ये वो हो जाए, खत्म हो जाए पानी। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, किसको मल्टीप्लाई करोगे, 320 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 50 से, तो दैट मीन्स 2 0, 32 को 5 से कर लूँ, 2 0 तो है ही, 5 दूनी 10, 5 या 15 और 1 16, 16 160 00, तो आ गया 16,000, तो मेरा आंसर आ जाएगा सेकंड। चीज़ें थोड़ी सी दिमाग चलानी थी, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे। अगला है आपका ए टैक्सी, ये वाला क्वेश्चन भी रिपीटेड है, हर बार आता है, हर बार। ए टैक्सीमीटर शोज चार्जेस ₹4.50 फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर, पहले 2 किलोमीटर के 50 रुपए, पहले 2 किलोमीटर के 50 रुपए ऑफ जर्नी, एंड ₹16 फॉर एवरी सब्सिक्वेंट किलोमीटर, और बाकी हर किलोमीटर पे 1 किलोमीटर के 16 रुपए, फिर 1 किलोमीटर के 16 रुपए, हर किलोमीटर के 16 रुपए, तो ₹258 पे करती है, मंजू पे करती है 258 एज ए फेयर टू ट्रेवल फ्रॉम हर हाउस टू द रेलवे स्टेशन, अपने घर से रेलवे स्टेशन तक जाने के लिए 258 पे करती है। तो पहले 2 किलोमीटर के लिए तो 50 रुपए दिए, 50 रुपए को मैं माइनस कर दूं, 8 0 208 बचा,
ध्यान देना कि अभी वो कितने किलोमीटर उसका घर और रेलवे स्टेशन की दूरी है वो बताना है। तो ये तो फिक्स्ड अमाउंट था कि पहले 2 किलोमीटर के लिए उसने 50 रुपए दिए, इसलिए मैंने 50 रुपए हटा दिए। अब बचे 208 रुपए। अब 208 रुपए पर किलोमीटर 16 रुपए देती है, तो 16 से डिवाइड कर दो। 16, 16 एकम 16, 4 बचा और 16 तिया 48, 13 किलोमीटर हो गया। अब 13 नहीं लगाओगे आंसर में, क्योंकि 13 किलोमीटर तो हमने वो था 208 रुपए का, अभी तो 258 दिए ना, और 50 रुपए पहले दिए थे 2 किलोमीटर के, तो 2 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस तो 15 किलोमीटर है ना उसके घर से उसका रेलवे स्टेशन। ये क्वेश्चन हर बार आता है। मारिया के और शहनाज के नंबर हैं इंग्लिश में, मैथ में, सोशल साइंस, हिंदी, एसएसटी में। बेस्ड ऑन द टेबल, इस टेबल को देखते हुए आपको क्या बताना है कि ये आपको सारा सम करना था, एग्रीगेट निकालने थे मार्क्स। एग्रीगेट निकालना मतलब होता है एवरेज निकालो। तो इसमें मैं आपको बताती हूँ, जो दोनों के एग्रीगेट नंबर हैं वो बराबर हैं। दोनों के एग्रीगेट नंबर जो हैं इससे इसके महनाज के, शहनाज जो भी नाम है बच्ची का, और मारिया के, दोनों के नंबर आपके 390 और 390 हैं। ठीक है, इनका जब आप सम करोगे तो दोनों के 390 हैं, तो एग्रीगेट भी बराबर हो गया, सेकंड आंसर करेक्ट रहेगा। ठीक है, उसके बाद है 59 क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन है आपका फिर से पेडागोजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस। मैथ्स के अंदर डिजायरेबल टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस कौन सी होगी? ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड, ओपन बुक टेस्ट अवॉइड कर दो। आपको क्या बताना है, टीचिंग लर्निंग प्रैक्टिस में क्या चीज आपकी डिजायरेबल है? ओपन बुक टेस्ट शुड बी अवॉइडेड, स्टूडेंट शुड बी टोल्ड टू फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड स्टेप्स टू सॉल्विंग प्रॉब्लम, ओपन एंडेड क्वेश्चन शुड बी अवॉइडेड टू प्रिवेंट कंफ्यूजन, इनिशिएटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट, बिल्कुल शुड बी एनकरेज। मतलब सारी चीजें आप नेगेटिव देखते जाओ या चुप करके सुन पढ़ते जाओ क्या दे रखा है, जो आपको बेस्ट लग रहा है वो आप आंसर बताओ। संकल्पनाओं की अंतर्दर्शी समझ को प्रोत्साहित करना, यही होगी डिजायरेबल प्रैक्टिस। फॉलोइंग आर द सम क्वेश्चंस पोज्ड बाय द टीचर इन द मैथमेटिक्स क्लासरूम। में कुछ क्वेश्चंस हैं टीचर द्वारा। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वन साइड इज 5? एक क्वेश्चन निकालने के लिए दिया मैंने आपको, मान लो आपको दिया मैंने एरिया ऑफ पैरामीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालो जिसकी एक साइड 5 है और पैरामीटर 30 है। आप एक आंसर निकाल के रख दोगे, जो आप आंसर, क्योंकि एक ही आंसर आएगा, मान लो 10 आ रहा है, 15 आ रहा है, 20 आ रहा है, एक फिक्स्ड आंसर आएगा ना इसमें। तो कहने का ये मतलब है कि ये क्वेश्चन आपका कैसा है, क्लोज्ड है या ओपन एंडेड है। बताती हूँ अभी आगे क्या है। फाइंड अ सेट ऑफ नंबर्स हुज मीडियन इज 4। ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ऐसे नंबर जिसका मीडियन 4 हो। लिस्ट ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन 0 से 8। अब 0 से 8 में प्राइम नंबर की लिस्ट, संख्या बताओ, संख्याएं बताओ कौन कौन सी है। ये भी कुछ ना कुछ फिक्स्ड होंगी, 5-4 ही नंबर ही होते हैं प्राइम 0 से 8 तक में। टेल मी एनीथिंग मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन यू नो अबाउट रेक्टेंगल। तो ये बच्चा कुछ भी बता सकता है। ए क्लोज एंडेड एंड बी सी डी आर ओपन एंडेड। तो बी सी डी ओपन एंडेड तो है नहीं, क्योंकि बी में एक, बी में नहीं सॉरी सी में एक फिक्स्ड आंसर आएगा, तो सी ओपन एंडेड नहीं हो सकता। ए और सी क्लोज्ड एंडेड, बी और डी ओपन एंडेड, बिल्कुल ए और सी क्लोज्ड एंडेड है, क्योंकि इसका एक प्रॉपर आंसर आएगा, इसका भी एक प्रॉपर आंसर आएगा। और बी और डी ओपन एंडेड है। ओपन एंडेड है मतलब आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, अपना आंसर दे सकते हो, तो सेकेंड आंसर जाएगा इसका। ठीक है, चलो जी, एक बार खत्म हो गया हमारा मैथ सेक्शन भी। 1 मिनट का मुझे ब्रेक दीजिए। ठीक है, अभी मैथ्स के बाद लेंगे ईवीएस सेक्शन। ठीक है, इसके बाद बढ़ते हैं ईवीएस सेक्शन पे। ईवीएस में क्या करता है, मैपिंग स्किल्स। आपको याद होगा मैपिंग स्किल्स काफी बार, कंसेप्ट मैपिंग, मैपिंग के बारे में काफी चीजें बताई हुई हैं। इन ईवीएस हेल्प डेवलप रिकॉर्डिंग स्किल, नो, बताइए क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल।
मैपिंग स्किल्स जो है बच्चे की, जो मानचित्रण कौशल है वो अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ प्लेस, नाम से ही पता चल रहा था। स्किल ऑफ ड्राइंग नो, स्किल ऑफ प्रेडिक्टिंग, तो सेकंड आंसर। 62 पे बढ़े तो समयन, समयन कक्षा में जो क्लास 5th का बच्चा है, समयन ऑफ क्लास 5 यूजली डज नॉट डू हिज गिवन क्लास वर्क, जो भी क्लास वर्क देते हो आप बच्चे को करता ही नहीं है समयन। द बेस्ट मेजर टू एड्रेस द सिचुएशन, क्या आपका बेस्ट तरीका होगा बच्चों को, मतलब उस जो समयन बच्चा है कि काम नहीं कर रहा, होमवर्क नहीं कर रहा, टॉक टू पेरेंट्स एंड काउंसिल देम, नहीं, माता पिता से बात नहीं करोगे आप, पहले आप खुद से हैंडल करने की, बच्चे की समस्या को जानने की कोशिश करो, डायग्नोस करो, उसको रेमेडी दो उस टाइप से, फिर बच्चे से आपसे बात नहीं संभलेगी, वैसे तो आप ही संभालोगे, नहीं संभलती फिर माता पिता की बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अब यहाँ काउंसिल वर्ड को देखते हुए मत लगा देना कि आप उसकी काउंसलिंग कर रहे हो, लेकिन यहाँ वो कह रहा है माता पिता से बात करें, जो कि आपका गलत हो जाएगा। अल्टरनेट ढूंढो और सिंपल होमवर्क दे दो, नहीं, टॉक टू हिम, उससे बात करो बच्चे से, एंड फाइंड इट, बिल्कुल उसकी डिफिकल्टी जानो, एंड एडजस्ट क्लास वर्किंग, हाँ, और क्लासरूम में जो काम है उसको उसी के समायोजित करने के लिए उससे बात, उसकी कठिनाइयों का पता लगाओ, उसी के अनुसार कक्षा में कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात, ठीक है। थर्ड आंसर हो जाएगा मेक अनदर चिल्ड्रन हाई हेल्प कंप्लीट, उसके काम को पूरा करने के लिए दूसरे बच्चों से कहो उसकी मदद कर दे, नहीं, ठीक है। अब 63 है मुस्कान, मुस्कान ऑर्गेनाइज्ड ए डिबेट ऑन द टॉपिक, मुस्कान ने एक डिबेट ऑर्गेनाइज की, टॉपिक क्या है, यूज ऑफ डीजल व्हीकल इज ट्रांसपोर्टेशन शुड बी प्रोहिबिटेड, अब जो डीजल के परिवहन है उसका उपयोग निषेध होना चाहिए, जो 63 क्वेश्चन है। तो व्हाट इज द पर्पस, ये क्या पर्पस है उसका इस टॉपिक को ऑर्गेनाइज करने का, शी वांट टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग मॉडर्न व्हीकल, इट हेल्प स्टूडेंट्स इन अप्रिशिएटिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव, हाँ ये हो सकता है आंसर हमारा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, वो बच्चों की मदद कर रही है, यह इस मुद्दे पर छात्रों की कई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करती है, मेरे हिसाब से ये है, क्योंकि इसमें सारे ही पॉजिटिव आंसर्स हैं, मे बी अब सीटेड वाला कोई और आंसर दे सकता है, लेकिन 90% आंसर सेकंड जाएगा। शी वॉन्ट्स टू सेंसिटाइज स्टूडेंट्स ऑन द नीड और टू बैन डीजल व्हीकल कम्प्लीटली, नहीं, इट शुड हेल्प इन नोइंग स्टूडेंट्स व्यू एंड करेक्टिंग देम, नहीं। तो देखते हैं बाकी सीटेड एक दो क्वेश्चंस ऊपर नीचे कर सकता है। देयर इज अ पैराग्राफ इन क्लास 5 ईवीएस टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन अल-बुरूनी, अल-बुरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 में एक पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है, इन इंडिया सम थाउजेंड्स ईयर्स एगो ऑब्जर्वेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ पोन्स, मतलब कि कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण में, जो बहुत हजार साल पहले जो पोन्स है, तालाब है, उसके निर्माण में अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर एक पाठ्य पुस्तक का अनुच्छेद है। तो ये जो पैराग्राफ है ये क्या बताता है हमें, क्वेश्चन पढ़ लिया, थोड़ा नीचे आ रही हूँ मैं क्योंकि इसमें आपके क्या है क्वेश्चंस में, इसमें कहता है आपका इट हेल्प लर्नर टू आइडेंटिफाई सोर्स ऑफ हिस्ट्री, बिल्कुल ए आंसर तो आएगा ही आएगा। तो वैसे देखो ए तो सारे में ही है, पढ़ना ही नहीं था वैसे तो आपको, क्योंकि मैंने ऐसी चीजें बता रखी है, कट कर दिया करो। इट हेल्प लर्नर टू इम्प्रूव देयर रिकॉर्डिंग ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बी है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है, नहीं ये नहीं होगा, बी वाला कट कर दो, बी वाला कट कर दो, इसमें है बी। इट हेल्प लर्नर टू अप्रिशिएट टेक्नोलॉजी प्रेजेंट इन इंडिया सम था, हाँ बिल्कुल अप्रिशिएट करता है, जो हजार साल पहले टेक्नोलॉजी थी उसकी सराहना करता है। इट हेल्प लर्नर टू अप्रिशिएट द रोल ऑफ एविडेंस इन हिस्ट्री, बिल्कुल ए सी डी तीनों सही है, तो ये आंसर आ जाएगा मेरा फोर्थ। 65 है आपका द इंटीग्रेटेड नेचर ऑफ ईवीएस हेल्प्स इन, जो इंटीग्रेटेड नेचर है, एकीकृत प्रकृति है, फॉलो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच एंड इंट्रोड्यूस लार्न, बिल्कुल फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच को फॉलो कर रहा है और इंट्रोड्यूस कर रहा है बहुत सारे नंबर ऑफ कंसेप्ट, रिड्यूस और ये सारे काट सकते हो, रिड्यूस हो गया क्यूरिकुलम नेगेटिव हो गया, रिड्यूस क्यूरिकुलम नेगेटिव हो गया, लर्न फ्रॉम इंफॉर्मेशन एंड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइडेड, जो भी डिस्क्रिप्शन दे रखी हो उसी से बच्चा सीखे, तो ये भी गलत हो गया। नोट, नोट बताना है कौन सा नहीं है, ब्रॉड इंडिकेटर ऑफ ईवीएस असेसमेंट कौन सा नहीं है, कंसर्न फॉर इक्वालिटी तो है, कंसेप्ट मैपिंग भी है, कोऑपरेशन भी, कंसर्न फॉर जस्टिस, फोर्थ इसका आंसर आएगा, ये नहीं है, न्याय के प्रति सरोकार। 67 है आपका क्वेश्चनिंग ऑफ एज ए स्ट्रेटेजी इन टीचिंग लर्निंग ऑफ ईवीएस, क्वेश्चनिंग मतलब आप प्रश्न करने का, प्रश्न कर रहे हो बच्चों से, स्ट्रेटेजी जो है प्रश्न करने की वो क्या करती है, प्रमोट करती है रूल्स को, अराउजिंग, अराउजिंग होता है उत्तेजना, क्यूरियोसिटी, बिल्कुल क्लासरूम में जो क्यूरियोसिटी है, जिज्ञासा है, उसको बढ़ाती है, सेकंड आंसर हो जाएगा। क्वेश्चनिंग, अगर आप किसी बच्चे से क्वेश्चन करोगे तो क्यूरियोसिटी नहीं बढ़ जाएगी, मैं आंसर दूंगा, मैं आंसर दूंगी, तो इस टाइप से। डिसिप्लिन नहीं, और ड्राइंग अटेंशन, ध्यान केंद्रित करने के लिए नहीं। 68 है विद
ओवर 50 स्टूडेंट इन अ क्लास, आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, वानी वांट्स टू एंगेज देम इन एन एक्टिविटी व्हिच इन्वॉल्व्स मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंसेस। वानी जो है, वाणी उन्हें ऐसी गतिविधियों में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने के लिए बढ़ावा में सेंसेस शामिल हो, मतलब इंद्रियां शामिल हो, एनहांस लर्निंग। तो कौन सी बेस्ट होगी एक्टिविटी जिसमें आपके सारी सेंसेस का यूज हो जाए, ऐसी सबसे अच्छी एक्टिविटी कौन सी होगी? सबसे अच्छी एक्टिविटी होगी भैया उस बच्चों को फील्ड ट्रिप पे ले जाओ, नियर बाय प्लेसेस पे, आप आसपास कहीं भी बच्चे को नजदीक के स्थान पर क्षेत्र भ्रमण कराओ, जिसमें बच्चे के आईज देखने के, सुनने के, लर्न करने के, सीखने के, समझने के सभी सेंसेस का इस्तेमाल हो जाएगा। व्हाट डज इकरा, इकरा नाम है क्या? हाँ इकरा एनकरेज हर लर्नर्स टू रीड न्यूज़पेपर एंड मैगजीन। ईवीएस के अंदर बच्चों को कहती है इकरा, क्यों एनकरेज करती है, बढ़ावा देती है, प्रोत्साहित करती है कि न्यूज़पेपर और मैगजीन पढ़ो। क्यों करती है बताइए? क्योंकि वो चाहती है दे हेल्प लर्नर्स टू बिकम इंडिपेंडेंट, दे हेल्प लर्नर बिकम कॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव वर्ड तो गलत हो गया है, दीज आर एंटरटेनिंग, ये एंटरटेनिंग रिसोर्सेज हैं, दीज हेल्प लर्नर टू एंगेज बिल्कुल विद रियल वर्ल्ड। रियल वर्ड से जब आप बच्चों को जोड़ोगे, रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ोगे, वो आपका सबसे बढ़िया आंसर होगा। तोरांग इन जंगल, कौन सी, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज मीनिंग तोरांग इन जंगल? आई थिंक मिजोरम है इसका आंसर। ये झारखंड है, झारखंड होगा, झारखंड, ठीक है। उसके बाद है आपका योर हाउस इज, ये अब आपका वो है क्वेश्चन, क्या बोलते हैं उसे, डायरेक्शन, ठीक है, जो मैं डायरेक्शन वाली रीजनिंग में कराती हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। सबसे पहले तो ये डाल दिया करो, एक्स पे उसका घर है, योर स्कूल इज आपका वाई स्कूल है, ऑल्दो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट, नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे, हाईवे बिजी होने की वजह से आप सीधा नहीं जा सकते, टेढ़ा मेढ़ा होकर जाओगे, जबकि सामने ही है। तो आप पहले जाओगे 125 किलोमीटर साउथ, तो आप 125 किलोमीटर यहाँ से गए, तो यहाँ पे नीचे आ गए, 125 साउथ गए, फिर आप गए देन क्रॉस है 100 मीटर लॉन्ग ड्यू टू ईस्ट, फिर ईस्ट की तरफ गए, मतलब यहाँ पे गए कितना 100, हाँ, फिर फाइनली एंड फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज 125 मीटर, तो नॉर्थ, फिर से यहाँ पे गए नॉर्थ, नॉर्थ होता है ऊपर, फिर 125, फिर 125 आए नॉर्थ पे, विद रिस्पेक्ट टू स्कूल वाई, विद रिस्पेक्ट टू स्कूल एट वाई योर हाउस एट एक्स, ये आपका घर था, ये आपका वाई है, ठीक है। तो आपका जो घर से वाई का जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, अब वैसे बात है 100 होगा, 100 कहाँ, यहाँ से यहाँ तक, वाई से एक्स तक, तो ये वेस्ट है, 100 वेस्ट, 100 मीटर ड्यू वेस्ट, ये आ जाएगा फर्स्ट आंसर। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 131 में फर्स्ट आएगा। 130 आपका ये क्वेश्चन 131 नहीं, सॉरी आपका 71 क्वेश्चन, 71 का आएगा फर्स्ट। 72 पे बढ़ो, टुडे वी कैनॉट थिंक ऑफ फूड विदाउट चिलीज। अब हमें पता है ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कराया था मैंने आपको ये 2011 से 2021 तक के पेपर में, 19 तक के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। चिलीज के बिना कोई खाना नहीं होता, पता ही है सभी को। तो जो चिलीज हैं वो कहाँ से आती हैं? कंट्री बाय ट्रेडर्स कमिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका, करेक्ट आंसर। कराया हुआ क्वेश्चन रिपीटेड, पता होगा उन बच्चों को जिन्होंने पेपर सुने हैं, सारे एक एक चीज सुनी है, पढ़ाई हुई। ए बॉय बोर्डेड ए ट्रेन, 4 जून को चली, और ये क्वेश्चन रिपीटेड सेम। स्टेटमेंट का मुझे नहीं ध्यान कराया था, या मतलब क्वेश्चन पूरा रिपीटेड है, और ये जगह भी यही थी, फिर रिपीटेड ही है, स्टेटमेंट भी वही होगी। नागरकोल से मडगांव, नागरकोल से मडगांव, नाम यही था दोनों, स्टेटमेंट भी यही है। द ट्रेन डिपार्टेड एट 22:30, 22:30 मतलब रात के 11:30 बजे से आगे चली है 6 जून, ये 4 था, ये 6 जून है, फिर वही 2 दिन लग गए, 4:30 बजे। तो कितने, इफ द डिस्टेंस, डिस्टेंस दे रखा है 1145, आपको बतानी है एवरेज स्पीड, बताया था एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, और आया हुआ है। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम में टोटल डिस्टेंस तो गिवन है 1145, टोटल टाइम और निकाल दो, मजा आ जाए। टोटल टाइम कैसे निकालोगे? यहाँ से देख के कि कितने घंटे लगे टोटल, कितने घंटे लगे टोटल, मैं आपको बता देती हूँ। आपको टोटल घंटे लगे ना 30, चेक कर लेना, 30 आवर्स लगेंगे आपको, तो नीचे आ जाएगा 30, ठीक है, 30 से डिवाइड कर देना, तो इसका 38। अच्छा इसके अंदर थोड़ा वो है, इसमें आई थिंक सबको नंबर मिलेगा, इसका कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा, ठीक है, इसमें 38.338, इसका जो आंसर आ रहा है इसमें सबको नंबर मिल सकता है, 38.16 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, जो कि किसी में भी नहीं है। बाकी हाँ अगर आप लगा के आए हो तो ये लगा के आए होगे 38.5, बाकी इसका आंसर आ नहीं रहा, इसमें सबको मिलेगा नंबर, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट, नॉट आ गया है, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है 74 में? हनी बीज और बिहाइव्स होती हैं आपके मधुमक्खियां और उसके छत्ते, मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर बीज, बीज आर ओनली, ओनली वर्ड आ गया, फ्यू मेल्स इन द हाइव एवरी बीज हैज ओपन,
मेल बीव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द हाइव्स। ये वाला फोर्थ आंसर इसका करेक्ट होगा। ये बात आपकी सही नहीं है, नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, नहीं ये बात गलत है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अवर कंट्री वाज, ये वाला तो एसएसटी का क्वेश्चन है, मतलब सोशल साइंस का क्वेश्चन है, और पता होना चाहिए आपको जो हमारा संविधान है किसके नेतृत्व में बनाया गया, हमारे भीमराव जी अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव साहब बाबा साहेब अम्बेडकर। ये तो सभी को क्वेश्चन पता होना चाहिए, बहुत सिंपल आंसर था। ये भी गलत करके आया तो भाई कुछ नहीं हो सकता आपका। ये है फंक्शंस बताने हैं प्लांट्स के, रिपीटेड क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन करा के भेजा था कि कौन सा फंक्शन प्लांट का नहीं हो सकता, ह्यूमस नहीं प्रोवाइड करता, बाकी सारी चीजें प्रोवाइड करता है, ACD, ये आंसर है इसका। हाँ यही है। मतलब चीजें रिपीट की इतनी, मतलब ये मान लो 150 में से ना 50-60 क्वेश्चन तो रिपीटेड है, 50-60 क्या ज्यादा ही, कम से कम 100 क्वेश्चन रिपीटेड है। मतलब एज इट इज नहीं है, हाँ कुछ एज इट इज है, कुछ एक चीजें मिलती जुलती हैं। कौन सी नहीं है, ये क्वेश्चन भी किया हुआ है, कौन सी नहीं है, यूनियन टेरिटरी, भारत का एक संघ शासित प्रदेश नहीं है, मणिपुर। 78 है, इसके अंदर थोड़ा इसमें भी कंफ्यूजन है, ठीक है, आपका विच अमंग द फॉलोइंग प्रोड्यूस क्रूड ऑयल पेट्रोलियम। अब इसमें भी एग्जामिनर पता नहीं क्या मानेगा, मेरे अकॉर्डिंग गुजरात और तमिलनाडु आना चाहिए, बाकी देखो आंसर की क्या बताती है, क्योंकि असम भी है तो उड़ीसा नहीं है, और ये दो तो होंगे नहीं, फर्स्ट और फोर्थ में से थोड़ी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है अभी क्वेश्चन में, आंसर की के बाद फाइनल हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीटेड, ये क्वेश्चन में आपसे 2 बार 3 बार आया है कि कौन से आपके ग्रुप हैं, इसमें से कौन सा ग्रुप है जो अ, हमारी नजरों से भी 4 गुना तेज नजर है उनकी, हमारी नजरों से भी, तो ईगल होता है एक तो, बाज, चील और गिद्ध, ईगल्स, काइट्स और वल्चर, रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया है 2-3 बार पेपरों में। पोचमपल्ली, रिपीटेड क्वेश्चन, is a town of southern state of India which is famous for its beautiful design bright color पोचमपल्ली साड़ी। तो आपकी ये जो पोचमपल्ली टाउन है कहाँ का है, तेलंगाना, कहाँ का है, तेलंगाना। 81 पे बढ़े तो 82 पे, 81 का, अच्छा हाँ वही ना, 80 का बताया था ना मैंने आपको, 81, 81 में है आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन। मतलब इतना मजा आ रहा है पेपर को सॉल्व करा के, क्योंकि सारी चीजें कराई हुई आई हुई हैं। आयरन, आयरन के जो रिच सोर्सेज हैं वो कौन कौन है, एक तो आंवला है, आंवला तो पक्का है और वो भी सब में मिल गया, और आंवला क्योंकि खट्टा होता है, और एक है पालक, पालक में बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया भी था, सर्दी में पालक खाना, और आपका बथुआ, अ, बथुआ, पालक, और आपका जो भी साग वाग आता है हरा, ये जितनी भी ठंड में आती हैं सब्जियां, ये सारी ही आयरन से भरपूर होती हैं। स्पाइनक हो गई, जैगरी, गुड़, ये आंसर आ जाएगा। सेम क्वेश्चंस आते हैं ना, बहुत मजा आता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड एक्सपेरिमेंट विद पी प्लांट्स एंड फाउंड दैट पी प्लांट हैज सम ट्रेट्स व्हिच कम इन पेयर्स सच एज रफ और स्मूथ और टॉल, छोटा बड़ा हरा पीला। ये आपका 82, ये थोड़ा नया क्वेश्चन है, और ये लेकिन नया नहीं है, ये भी ये आपकी साइंस की बुक में दे रखा है, जॉर्ज मेंडल, ये जॉर्ज मेंडल का एक्सपेरिमेंट है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 82 का फोर्थ आंसर है। 83 है, ये भी रिपीटेड, असम है ये, इसका आंसर मुझे आंसर भी याद है, ध्यान होगा आपको भी। असम में जो है 3 से लेकर 3.5 मीटर तक घर से ऊपर बैम्बू पिलर्स होते हैं, स्टॉपिंग रूट्स होती हैं, वुडन के घर होते हैं, असम इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन ऐसा भी बताया था कि आपका आएगा ही आएगा, कि लोकेशन पूछेगा, ये चलो फिर भी आपका मुझे लग रहा है गलत हो सकता है काफी कैंडिडेट्स का, इसकी मैं श्योरिटी नहीं लेती सबकी, लेकिन जो चीज कराई है ना भाई उसमें गलती करके आओगे तो ये आपकी गलती है। दिल्ली ऑन द मैप ऑफ इंडिया, डायरेक्शन ऑफ लोकेशन गांधीनगर, कैपिटल ऑफ गुजरात पटना, कैपिटल ऑफ बिहार, तो ये कौन सी डायरेक्शन पड़ेगी, ये डायरेक्शन आपकी साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट। 85, 85 है आपका, हाउ विल यू प्लान एन इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम। आप कैसे इंटीग्रेटेड ईवीएस क्लासरूम को प्लान कर सकते हो, अरेंज सेपरेट टीचर, नो, अरेंज सेपरेट टीचर स्पेशलाइज इन ईवीएस, कंबाइन 2 और मोर सब्जेक्ट एरियाज इनटू वन लेसन, एक पाठ में 2 या 2 से अधिक विषयों को क्षेत्र को मिलाएं, ठीक है। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड क्या होता है, इंटीग्रेट कर दो चीजों को, एकीकृत। विच वन ऑफ द फ्लोइंग 6 थीम्स सजेस्टेड इन द ईवीएस सिलेबस एज पर एनसीएफ। 6 थीम्स बताई गई हैं ईवीएस में, ये थीम का क्वेश्चन रिपीटेड है, वहां कोई और थीम थी, 6 थीम्स बताई गई हैं एनसीएफ 2005 में ईवीएस की, उसमें से कौन सी इसमें से एक है, इसमें वो नाम नहीं है जो पहले वाले क्वेश्चन में था, लेकिन क्वेश्चन तो वही है ना, मिलता जुलता, तो यहाँ पे थिंग्स वी मेक डू आपकी एक थीम है एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस। व्हाट शुड बी अवॉइडेड, क्या अवॉइड करना चाहिए किसमें, एनसीडॉटल रिकॉर्ड्स होते हैं उपाख्यान अभिलेखों में, क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, तो बताइए क्या होगा इसका आंसर।
क्या नहीं करना चाहिए? आइडेंटिफाइंग मेनली प्रॉब्लम ऑफ सिचुएशन, व्हाट शुड बी अवॉइडेड, क्या अवॉइड करना चाहिए? आइडेंटिफाई मेनली प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन, मुख्य रूप से, तो ये तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि एनसीडोटल रिकॉर्ड्स वो होते हैं जहाँ पे आप कुछ जज कर रहे हो, मेकिंग स्टेटमेंट ऑफ जजमेंट ये तो होगा। आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस नहीं, आइडेंटिफाइंग चाइल्ड एरिया ऑफ इंटरेस्ट रिलेशनशिप नहीं, तो एसीडी तीनों ही गलत है। तो क्या अवॉइड करना चाहिए इस रिकॉर्ड में? एसीडी तीनों ही आ गए फिर तो, हाँ मतलब सारी चीजें नेगेटिव दे रखी है। 88 है, 88 है समिता, समिता wants to sensitize her learners about gender disparity and stereotypes related to work. What should Samita choose to do in her class following suggestion? जेंडर डिस्पैरिटी होता है लैंगिक विषमता, और स्टीरियोटाइपिंग मतलब रूढ़िवादिता। तो क्या सजेशन देना चाहिए टीचर को? आस्क ओनली बॉयज, सिर्फ बॉयज को, लड़कों को कहे कि आप डेली सफाई करो क्लास की? नो। जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या करनी है? रूढ़िवादिता के प्रति संवेदनशील करना चाहती है बच्चों को। इनवाइट स्टूडेंट मदर्स टू क्लास हु इज, बिल्कुल ये सेकंड आंसर बनेगा हमारा सही। एक बार और पढ़ लेती हूँ मैं बाकी भी। प्रेजेंट स्टूडेंट विद स्टीरियोटाइपिकल मॉडल नहीं, शो फ्लैश कार्ड आंसर क्या होगा इसमें? क्या है देखो, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में मैंने आपको और जेंडर डिस्पैरिटी में, विषमता में मैंने आपको ये चीज बताई थी कि जो बॉयज हैं, बॉयज घर के काम करें और गर्ल्स घर के बाहर के काम भी करें, आउटसाइड। तो यहाँ पे यही इस पॉइंट में, सेकंड पॉइंट में आने का मतलब यही था कि जो एक ऐसी बच्चे की मदर को इनवाइट करें जो ऑटो ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर का मतलब घर से बाहर के कामों में भी हाथ बटाती हो। ऐसा नहीं होता कि लड़कियां सिर्फ घर के अंदर ही बंद करें, लड़के बाहर का काम करें, नहीं, लड़के भी घर का काम कर सकते हैं, घर के अंदर का काम, और लड़कियां भी घर से बाहर जा सकती हैं। तभी जो आपकी रूढ़िवादिता जो समाज बोलता है कि लड़कियों को घर में दबा के रखना चाहिए, ऐसा नहीं होता। गर्ल्स को भी आउटसाइड जाने का इतना ही हक है जितना बॉयज को है। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन से आप संवेदनशील कर सकते हो बच्चों को। एक मदर को बुलाओ बच्चे की, स्टूडेंट की, जो ऑटो ड्राइवर है, हु इज एन ऑटो ड्राइवर, ठीक है। तो इसका सेकंड आंसर बेस्ट, बेस्ट से बेस्ट आंसर बनेगा। पुनीत गिव हिज क्लास 5 लर्नर्स एज एन आउटलाइन ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड आस्क, क्या करता है पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, ठीक है, ह्यूमन बॉडी, और उसे भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। ये कहा कि आपको डाइजेस्टिव सिस्टम को ड्रॉ करना है, फूड को चैप्टर बाद में पढ़ेंगे, पहले डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करो। क्या करना चाहता है? बच्चे की ड्राइंग स्किल चेक करना चाहता है? अरे नहीं भाई। इवेल्युएट करना चाहता है, लर्नर ऑन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इवेल्युएट होता है मूल्यांकन करना चाहता है बच्चे का। टेस्ट इफ लर्नर कुड मेक, बच्चा टेस्ट करना चाहता है टीचर कि लेबल डायग्राम बच्चा बना सकता है या नहीं। एलिक्टेड लर्निंग आइडियाज अबाउट डाइजेशन। देखो अभी मेरे पास दो आंसर बचे हैं, दो तो नेगेटिव थे, मैंने कट कर दिए। ड्राइंग स्किल चेक करना, लेबल डायग्राम चेक करना। देखो इवेल्युएट होता है मूल्यांकन करना, इसका पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना या पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। कौन सा बेस्ट आंसर है? विचारों को प्राप्त करना। क्योंकि अगर आइडियाज देख लिए कि बच्चे के क्या आइडियाज हैं इस टॉपिक को लेके, उसके अकॉर्डिंग टीचर अपने फूड वाले टॉपिक को आगे बढ़ाएगा, ठीक है। तो फोर्थ आंसर इसमें दोनों ऑप्शन में से बेस्ट जाएगा। आखिरी है 90, फिर इंग्लिश हिंदी आएगी। इंग्लिश हिंदी में ज्यादा डिटेल नहीं देती मैं, क्योंकि लेक्चर हो गया बहुत बड़ा, फिर आप सुनोगे नहीं। हमारा हो गया 1 घंटा 8 मिनट का। इंग्लिश हिंदी का आंसर बता दूंगी, मैच कर लेना। बाकी फुल आंसर की अभी तो आएगी। कौन सी बात सही नहीं है? एफए मैंने आपको बताया था, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट पे एक क्वेश्चन पक्का आएगा। एफए पे आया है, इट इज मॉनिटर टू स्टूडेंट प्रोग्रेस। कौन सी बात सही नहीं है? एफए के लिए तो ये बात सही है, प्रोग्रेस तो आप करोगी बच्चे की। मॉनिटर, मॉनिटर होता है प्रगति करना, जो बच्चा निगरानी करना। अब कोई बच्चा कितनी प्रगति कर रहा है उसकी तो निगरानी करोगे ना, एफए के थ्रू ही करोगे। तो any information on learning of child can be helped, बिल्कुल। it is to be reported in every quarter of report card। कौन सी बात सही नहीं है एफए की? रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जाए। नहीं, ऐसा जरूरी थोड़ी एफए की डिटेल सारी रिपोर्ट कार्ड में हो, इट इज नॉट मैंडेटरी। जो आपके टर्म टेस्ट हैं, मतलब टर्म टेस्ट नहीं सॉरी, जो आपके यूनिट टेस्ट होते हैं या नॉर्मल सी एक्टिविटी हो रही है, कोई एक्टिविटी भी आपको पता ही है एफए में काउंट होती है, तो मतलब थर्ड इज नॉट राइट, नॉट करेक्ट। इट इज टू रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड। इट हेल्प इन टीचिंग टेकिंग टाइटली एक्शन, बिल्कुल। तो ये तीनों बात सही है और थर्ड वाली इनकरेक्ट है, ठीक है। अब बढ़ते हैं इंग्लिश और हिंदी के सेक्शन पे। इंग्लिश और हिंदी के सेक्शन में आप क्या कुछ करके आए हो एक बार मैं बता देती हूँ, क्या क्या आंसर इसके सही होंगे। 91, देखो 91 नहीं, मैं आपको पहले हिंदी बताऊंगी, क्योंकि ये जो सेक्शन है पूरा का पूरा पेपर है। मैंने आपको इसमें बताया था कि जब फॉर्म भरने से पहले बहुत से बच्चों ने पूछा था, मैंने बोला था फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी चूज करना और सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर सॉल्व करा रही हूँ। ज़्यादातर बच्चे यही भरते हैं, फर्स्ट हिंदी और सेकेंड इंग्लिश। तो हमें ये वाली नहीं करनी, मैं इसको स्किप कर रही हूँ।
ठीक है। बाकी इसकी जब आंसर की आएगी तब आप आंसर की मैं आपको अपलोड कर दूंगी व्हाट्सएप पे। ये नंबर है मेरा बीच बीच में जो आपको स्क्रीन पे देख रहे हो, हर एक क्वेश्चन पेपर के बीच में, ये 7015153730। ठीक है, आप इस पे कांटेक्ट कर लेना, आपको नंबर मतलब जब इसकी आंसर की आएगी आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद है ये हिंदी सेक्शन। पहले हिंदी सेक्शन के अंदर 91 क्वेश्चन, आंसर अपनी मैच कर लो कितने सही करके आए हो। कौन सा भिन्न है, तो आपका ये जो मित्र वर्ड है यहाँ पे भिन्न है, वीरता, मित्रता, मनुष्यता, ये 3 अलग है, मित्र वर्ड अलग है। ठीक है, ये मित्रता, मनुष्यता, वीरता। सही शब्द चुनिए, डिफरेंट बताना था ऊपर वाले में। सही शब्द चुनिए, सबके प्रति डैश, दृष्टि का भाव और व्यवहार होना चाहिए। आपका यहाँ आएगा समान, सभी सबके प्रति समान होना चाहिए। अपना पराया में कौन सा समास है, द्विंद समास है। 94 के अंदर बढ़े तो हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमें हमारे व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। 95 पे बढ़े तो शांति को कहाँ पाया जा सकता है, शांति को हमारे खुद में, स्वयं में, धर्म, समाज और परिवार में नहीं। वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं यहाँ से ही ढूंढोगे, लेकिन मतलब अगर आप ये ना भी पढ़ो ना इतना बड़ा पैराग्राफ, तब भी नॉर्मल से आप आंसर खुद दे पा सकते हो, खुद दे सकते हो। मैंने तो ये पैराग्राफ पढ़ा भी नहीं है, तो तब भी आंसर जो निकल निकल के खुद से ही आ रहे हैं। इसमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया, गुलामों से आजादी। ठीक है, बाकी कोई आप स्टेटमेंट अपना पढ़ते रहना पैराग्राफ। अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, समाज और संवेदनाओं का नैतिक मूल्य। ठीक है, नैतिक सिद्धांत, हमारी मोरालिटी। गांधी जी विश्व नेता बने क्यों बने थे, क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि में व्यवहार था। ठीक है, उसके बाद है 99, महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है, बताइए सब में क्या समानता है। सभी ने मानव कल्याण किया, सभी ने मानव कल्याण किया। ऐसा नहीं कहोगे सभी भारत में जन्मे, सभी धर्म गुरु, सभी सन्यासी, वैसे ऊपर से ढूंढ लेना, लेकिन मतलब ऊपर से ना भी पढ़ो ना पैराग्राफ, इतना इजी आता है पैराग्राफ कि आप वैसे भी आंसर बता सकते हो। 100 पे पढ़े तो पीयूष का विलोम बताना था आपको, क्या आएगा, विष। भ्रष्टाचार की संधि, भ्रष्ट जमा आचार। 102 पे पढ़े तो 102 पे पढ़े तो कविता के अनुसार देश का, आपका ये भी उसी से ही क्वेश्चन है। समस्त भेदभाव को दूर करना किया जा सकता है। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है, ताकि भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके, देश को प्रेम किया जा सके, भ्रष्टाचार को दूर किया जा सके। देश आज रो रहा है पंक्ति का क्या आशय है, देश में अशांति का वातावरण है, जैसा अभी भी आपको पता ही है क्या हो रहा है सारा। द्वेष का शमन किया जा सकता है प्रेम द्वारा। ठीक है, आगे बढ़े तो अब आ गई है पेडागोजी। पेडागोजी अच्छे से कराती हूँ। 106, प्राथमिक स्तर मतलब प्राइमरी लेवल पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री की सर्वाधिक महत्वपूर्ण, छोटे बच्चे हैं प्राइमरी स्तर पर, तो आप किससे करोगे, शुद्ध उच्चारण, रोचक कहानी, तो ये हो जाएगा रोचक कहानी। आपको पता ही है जब छोटे बच्चे हैं शुद्ध उच्चारण, वैसे तो शुद्ध उच्चारण भी हो सकता है, अक्षर ज्ञान, वर्णमाला, वैसे सबसे ज्यादा रोचक कहानी हो जाएगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर। ठीक है, सलमा पहली कक्षा में पढ़ाती है। ठीक है, सलमा नाम है टीचर का, पहली कक्षा में पढ़ाती है। वह किताब शब्द को कतब लिखती है, किताब को क्या लिख रही है, कतब। अच्छा पढ़ती है, सॉरी पढ़ाती है नहीं, बच्ची है, टीचर नहीं है, सॉरी स्टूडेंट है, मैंने पढ़ाती है पढ़ लिया, स्टूडेंट है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वही मैं कह रही हूँ ना, क्योंकि टीचर तो गलती करेगी नहीं, अब ये जो गलती देखी है तो बच्चे की है। किताब को क्या लिख देती है, कतब। सलमा को लिखने का यह तरीका डैश को दर्शाता है, नियंत्रित लेखन, लापरवाही, देखो लापरवाही बच्चे की, आप नेगेटिव बात नहीं बताओगे, अज्ञानता भी नहीं लिखोगे, तो संवर्तनी हमारा क्या हो गया इसका आंसर, फोर्थ। 108 में बढ़े तो सामाजिक अंतःक्रिया, याद करो मैंने क्या कहा था, बहुत बार ये बात बताई थी, जहां वाइगॉट्स की है वहां सोशल आएगा, सोशो कल्चर अप्रोच, सामाजिक और सांस्कृतिक। तो सामाजिक अंतःक्रिया कौन होगा यहाँ पे, हमारा वाइगॉट्स की, पढ़ने की भी पूरे क्वेश्चन की जरूरत नहीं थी। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, द्विभाषिक और डैश उपलब्धियां का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है, साहित्य, द्विभाषिकता और साहित्य उपलब्धियों का। प्राथमिक स्तर वही प्राइमरी लेवल पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे, अब हिंदी भाषा पर सबसे ज्यादा बल किस पे दोगे, भाषा प्रयोग। याद करो मैंने एक वर्ड इस वर्ड को भाषा प्रयोग कितनी बार आपके पेपर में लिख के दिया था,
जब पेपर सॉल्व कराए हैं। भाषा ज्ञान नहीं, भाषा प्रयोग, व्याकरण नियम नहीं, व्याकरण ज्ञान नहीं। 111 मतलब सारी चीजें रिपीट हुई हैं। मुझे एक भी क्वेश्चन ऐसा बता दो जो आपका मेरे पढ़ाए हुए में से या प्रीवियस ईयर पेपर में से, मेरे पढ़ाए हुए भी छोड़ो, प्रीवियस ईयर पेपर से ही तो आए हुए हैं जो मैंने भी पढ़ाया आपको चीजें, वो प्रीवियस ईयर पेपर का ही एनालिसिस था। मौखिक भाषा का आकलन डैश पर सर्वाधिक बल देता है, किस पे देता है? मौखिक भाषा, मौखिक मतलब ओरल, ओरल लैंग्वेज जो है का आकलन, आकलन तथा इवैल्यूएशन करना है आपको मौखिक भाषा का। सबसे ज्यादा बल किस पे देगा? धारा प्रवाह की तीव्रता नहीं, स्पीड पे नहीं, संस्कृत निष्ठ शब्दों नहीं, क्या होगा? उच्चारणगत शुद्धता, विचारों की क्रमबद्धता। जहां विचारों की क्रमबद्धता आ गई वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौखिक भाषा मतलब ओरल जो बच्चे का इवेल्यूशन करोगे उसके विचार ही तो जानोगे आप। क्रमबद्धता मतलब उसके क्या थॉट्स हैं, कैसे वो बोल रहा है, तभी आप उसकी आकलन कर पाओगे। तो फोर्थ आंसर करेक्ट। फिर है आपका 112, हम भाषा के माध्यम से डैश और डैश भी करते हैं। हम भाषा के माध्यम से चिंतन और विचरण, सोचते और महसूस, महसूस तो नहीं आएगा। हम भाषा के माध्यम से सोचते और विचार करते हैं, अनुभव और महसूस। तो सोचते और विचार करते ही जो है मतलब ये तो सारे पॉजिटिव ही आंसर हैं। आई थिंक आंसर की में आंसर ये होना चाहिए, बाकी डिपेंड करेगा आंसर सीटेट वाले क्या मानते हैं। थर्ड होगा मेरे अकॉर्डिंग। हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए कि डैश से उसका नाता ना टूटे। जो हिंदी लैंग्वेज को सिखाओगे, सीखने सिखाने का दायरा ऐसा हो कि बच्चे का किससे नाता ना टूटे। भाषा की परिभाषा, व्याकरण रटने, व्याकरण सीखने, भाषा पर, फिर आगे भाषा पर देखो अभी यहीं पर लिखा हुआ है भाषा प्रयोग से उसका नाता नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, आगे है आपका प्राथमिक स्तर वही प्राइमरी लेवल पर भाषा सीखने सिखाने के में बाल साहित्य मदद करता है। बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि वह भाषा के रंगते प्रस्तुत करती हैं, बच्चों के लिए है, सरल होता है, रंगीन चित्र, तो फर्स्ट आंसर। देखो रंगीन चित्र सरल बच्चों के लिए, नेगेटिव मतलब नेगेटिव तो खैर ये भी नहीं है, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट सी बातें हैं ना तो वो रिजेक्ट करनी होती है। कक्षा एक में लिखना डैश से प्रारंभ होता है। कक्षा एक मतलब फर्स्ट क्लास में लिखना कहाँ से प्रारंभ होता है? वाक्य लिखने से नहीं, सीधा वाक्य लिखवाओगे शुरू से, मतलब ये क्या बात हुई शुरू से? अक्षर लिखने, चित्र बनाने से, चित्र बनाना फर्स्ट क्लास में तो छोटे बच्चे हैं ना भाई, कैसे शुरू होता है? चित्र बनाने से। भाषा कौशल मतलब हमारी लैंग्वेज स्किल्स के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं? ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, तो ये तो नेगेटिव बात है। भी प्रभावित करते हैं, ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, फिर से नेगेटिव बात। ये एक निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से बिल्कुल अंतः संबंधी, एक क्रम में नहीं लिखोगे, मतलब दोनों में से बताओगे तो बेस्ट आंसर। ये एक दूसरे से अंतः संबंधी होते हैं। 117 है पाठ्य पुस्तक मतलब हमारी जो टेक्स्ट बुक है में रचनाएं एवं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास प्रश्न उन्हें डैश, उनसे गहराई से डैश और व्यापक अनुभव स्तर से डैश का मौका देता है। बताइए। प्रश्न उन्हें परखने, परखने वर्ड है पहले नंबर पे, जानने तो जानने तो गया, प्रश्न तो हमें परखना है, तो ये दो आंसर बचे। परखने, जुड़ने, ये क्या है? तो सेम है? परखने अच्छा यहाँ है जूझने, देखो ओ माय गॉड, जुड़ने और जूझने में देखो कितना थोड़ा सा फर्क दिख रहा था। मैं तो सोच रही हूँ सेम कैसे दे दिया, सीटेड वाले तो नहीं करते ऐसा। तो देखिए यहाँ है जूझने, देखो जूझोगे क्यों? जूझना होता है मतलब टॉर्चर होना या उस टाइप से बोल सकते हो, तो जुड़ने आएगा। ओ माय गॉड, देखो लगा के बता देना, फर्स्ट थर्ड आएगा। फिर से पढ़ लो, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं, जूझना कभी नहीं होता, जूझना होता है मतलब स्ट्रगल करना। प्रश्न उन्हें परखने, उनसे गहराई से जुड़ने या जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर के तादमते का मौका देता है। थर्ड आंसर। ओ माय गॉड, देखो थोड़ा सा कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में, लेकिन मतलब ध्यान से सोचते, वो तो पेपर के टाइम तो सोचा ही होगा आपने खूब। स्किनर, कहाँ स्किनर आ गया? ठीक है, हिंदी पेडागोजी में, चलो कोई बात नहीं। स्किनर के अनुसार क्या है? भाषा, बताइए। भाषा सीखने एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया, नेगेटिव। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, भाषा अंतः क्रिया नहीं, अंतः क्रिया से तो उसने बताया था प्याजे ने। अनुकरण से, अनुकरण से तो उसने बताया था भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। मॉडलिंग थ्योरी तो उसकी है ना, किसकी है? भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है। इमिटेशन थ्योरी, मॉडलिंग बंडूरा की, तो ये भी नहीं है। भाषा परिवेश से सीखी जाती है, थर्ड आंसर आएगा इसका, भाषा परिवेश से सीखी जाती है। अनुकरण तो उसका है ना अल्बर्ट बंडूरा का। अत्यंत जटिल है तो ये तो वैसे ही नेगेटिव हो गया। अंतःक्रिया वाला उसका है वाइगोट्स्की का।
भाषा लैंग्वेज जो है ना, सॉरी पे आ जाएगा, थर्ड आएगा इसका करेक्ट आंसर। परिवेश से सीखी जाती है, स्किनर ने क्या कहा था। प्राथमिक स्तर प्राइमरी लेवल पे पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। तो अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, ऐसा तुमने क्यों तय किया। यह प्रश्न किससे जुड़ा है, ये प्रश्न किससे जुड़ा है, चिंतन क्षमता के विचार से। परिवार की जानकारी तो नेगेटिव हो गया, मतलब नेगेटिव तो क्या हो गया, मतलब ये तो बताओगे नहीं ना परिवार की जानकारी से जुड़ा है। विभिन्न व्यवसायों से अनुभव की, अब बिल्कुल एक्सपीरियंस, अनुभव जहां वर्ड आ गया, क्योंकि वो कह रहा है अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहाँ लगाती, एक्सपीरियंस है ना, अनुभवों की अभिव्यक्ति से जुड़ा है। 120 है, हिंदी भाषा का आकलन करते समय, अब आप हिंदी जो लैंग्वेज है उसका इवेल्युएशन कर रहे हो, करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व दोगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसे दोगे। भाषा की संरचना नहीं, व्याकरण भाषा नहीं, सहज अभिव्यक्ति अभिव्यक्ति, थर्ड आंसर आएगा इसका। चलो इंग्लिश वाले सेक्शन पे बढ़ते हैं। इंग्लिश वाला क्वेश्चन है आपका 121 से स्टार्ट होगा, तो मैं इसके फिर आंसर ही बता देती हूँ आपको। वेरीफाई का सिमिलर मीनिंग है आपका कंफर्म। वेरीफाई वैसे भी आपको पता चल रहा है, इसमें भी बिना पैराग्राफ पढ़े भी कुछ आंसर तो ऐसे आएंगे, क्योंकि सिमिलर वर्ड पूछा है। वेरीफाई का सिमिलर वर्ड क्या होता है, कंफर्म, कंफर्म करना है ना। क्लैरिफाई नहीं होगा, डिस्कवर नहीं होगा, डिस्कवर खोज होता है, नोटिफाई होता है कुछ नोटिफाई करना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन अपोजिट, अपोजिट बताना है। रिवील का अपोजिट क्या होगा, रिवील का अपोजिट कंसील, रिवील का अपोजिट क्या होगा, कंसील। कौन सा पार्ट आपका स्पीच है अंडरलाइन, और ये जो और है अंडरलाइन वर्ड तो यही है ना, और जियो ग्राफोलॉजिस्ट कैन वेरीफाई वेदर द ऑटोग्राफ्स आर रियल और फेक, जो ये जो और वर्ड है ये आपका क्या है, ये एडवर्ब का काम करेगी। यहाँ पे कंजक्शन नहीं है, प्रोनाउन भी नहीं है, प्रीपोजिशन भी नहीं है, यहाँ ये एडवर्ब का काम करेगी। नेक्स्ट है, एक सेकेंड वेट करना, एक सेकेंड वेट करना। नहीं यहाँ पे ये एडवर्ब थोड़ी होगी, एडवर्ब तो एलवी नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, इसको मैं वही कह रही हूँ, एडवर्ब थोड़ा होगा, ये तो कंजक्शन हो गया ना आपका, और आ गया ना। वेट करो वेट करो वेट करो, हाँ मैं एकदम आगे जाने लगी तो एकदम माइंड में आया कि एडवर्ब तो एलवाई होती है, एलवाई, जिसमें एलवाई आता है एडवर्ब, तो आपका ये हो जाएगा कंजक्शन। भाई और को बताना था, सॉरी। प्रोनाउन तो होगा नहीं, प्रेपोजिशन भी नहीं है, ये कंजक्शन है। आगे है आपका नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, कौन सी सही नहीं है। हैंड राइटिंग इज यूज्ड बाय ग्राफोलॉजिस्ट टू, ये भी आपको ऊपर से ही ढूंढना था आंसर। हेल्प कपल टू डिटरमाइन देयर सुटेबिलिटी टू ईच अदर, नेल क्रिमिनल, वेरीफाई जीनियस ऑफ सिग्नेचर, प्रिडिक्ट अबाउट ए पर्सनल फ्यूचर क्रिमिनल टेंडेंसी, ये बात सही नहीं है। ए ग्राफोलॉजिस्ट कैन गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट setbacks a person is likely to face in future. A person who writes with large letters that cross over the top line is likely to be outgoing. Next है आपका, an attention seeking confident person writes with large letter. ऊपर से पढ़ना है, पैराग्राफ से आएंगे ये सारे आंसर। ए है, ग्राफोलॉजी हैज प्रैक्टिस फॉर थाउजेंड ऑफ इयर्स, ए पर्सन हैंड राइटिंग रिवील्स एवरीथिंग अबाउट हिम। इसमें बताना है आपको ए फॉल्स है और बी सही है, ठीक है। आगे है 129 क्वेश्चन, यहाँ पे आपको बताना है सिमिलर वर्ड इसका, रीडली का। रीडली होता है एकदम से, मतलब तैयार हो जाना, इजिली हो सकता है इसका सिमिलर वर्ड, तत्परता, इजिली। अपोजिट वर्ड बताना है, देखो दो तीन तो अपोजिट आ जाते हैं, दो तीन आपके एंटोनियम्स आ जाते हैं, दो तीन सिनोनिम आ जाते हैं। सोरिंग का अपोजिट बताओ, सोरिंग का अपोजिट होता है फॉलिंग। विच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर, कौन से में एरर है। बोथ रघुनाथ एज वेल एज रविश हैव गिवन देयर कंटेस्ट टू द न्यू प्रपोजल, तो कौन सा आंसर सही आएगा। ये वाला ए में गलती है, बोथ रघुनाथ एज वेल एज रविश, यहाँ पे एज वेल एज नहीं आएगा। 132 में बढ़े तो कौन सी बात सही है। पीपल हु विजिट द ऑथर एट द ऑनसेट ऑफ द समर्स आर पीपल हुम ही हार्डली नॉन। 133 है आपका, विच वन ऑफ द फ्लोइंग प्लेज
डज द ऑथर नॉट यूज टू गेट रिजिड अनवांटेड गेस्ट, देयर इज एक्यूट वाटर स्केरेसिटी। ये सारे आंसर्स आपको ढूंढने थे। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अप्लाई टू द अनवेलकम्ड गेस्ट, दे आर अटरली शेमलेस। द पोस्टमैन डिलीवर्ड टू द ऑथर 135 his rejected manuscript, फर्स्ट आंसर, along with a rejection slip। ठीक है, क्योंकि पैराग्राफ इतना पढ़ने का टाइम नहीं है ना। अब आपने तो पैराग्राफ पढ़े हैं, आप तो पेपर करके आए हो। द वन ऑन दैट हु दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर, ये आपको पता होना चाहिए। जो मोर्फिन एक यूनिट होती है, इवन इंग्लिश में जब आपको इंग्लिश का लेक्चर्स करा रखे हैं उसमें बता रखा है मोर्फिन जो यूनिट होती है वो सबसे छोटी से छोटी यूनिट होती है जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। 136 का क्या आ जाएगा, 4। अलका, स्टूडेंट ऑफ क्लास थर्ड क्लास की स्टूडेंट है, बच्ची है अलका। ऑफन मेक्स ए मिस्टेक बिटवीन एस एच एंड एस। एज ए लैंग्वेज टीचर आप क्या करोगे, आपकी इंटरप्रिटेशन क्या होगी उसके रिगार्डिंग? प्रोनाउंसिएशन इज अलका प्रोनाउंसिएशन इज नॉट क्लियर, हेंस यू विल गिव हर मोर प्रैक्टिस, ज्यादा प्रैक्टिस दोगे। इग्नोर, केयरलेस, तो ये तो नेगेटिव वर्ड हो गए, केयरलेस इग्नोर। तो इट इज ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ हर डायलेक्ट और लैंग्वेज, जिसकी बच्चे की जो है किसकी इन्फ्लुएंस हो सकती है, उसकी भाषा की। लैंग्वेज टीचर आस्क स्टूडेंट्स टू मेक बटरफ्लाई विद पेपर बाय फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस। कुछ इंस्ट्रक्शन देती है टीचर और कहती है जैसा मैं इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ वैसे बटरफ्लाई अपने पेपर पे बनाओ। दिस एक्टिविटी हेल्प द स्टूडेंट्स टू डेवलप, बच्चे की कौन सी एक्टिविटीज में जो है इंप्रूव हो रही है? पेपर फोल्डिंग स्किल नहीं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग तो कुछ की नहीं बच्चे ने। पेपर मेकिंग स्किल, तो पेपर मेकिंग पेपर फोल्डिंग स्किल ऐसी एक्टिविटी डेवलप नहीं होती। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि अब बच्चा ध्यान से सुनेगा, उसने कहा फॉलोइंग हर इंस्ट्रक्शंस, तो बच्चे की लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। 139 है, लैंग्वेज टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू कलेक्ट फ्लावर्स टू मेक ए फ्लावर स्क्रैप बुक। मेक शी आल्सो आस्क्ड देम टू राइट द नेम ऑफ ईच फ्लावर इन देयर लैंग्वेज एंड इन इंग्लिश। सेम रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले भी आया है प्रीवियस ईयर पेपर्स में। और लिखती कहती है बच्चों को नाम पहचानो और अपनी कॉपीज में लिखो। दिस एक्टिविटी हेल्प, वो क्या एक्टिविटी हेल्प करेगी बच्चे की? इन देयर लैंग्वेज, इन देयर लैंग्वेज मीन्स अपनी भाषा में, अपनी भाषा में फूलों के नाम लिखने हैं। एंड इन इंग्लिश, दिस एक्टिविटी हेल्प टू प्रमोट मल्टीलिंग्विज्म। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था। बच्चे अपनी अपनी भाषा में जब नाम लिखेंगे मतलब वो मल्टीलिंग्विज्म को बढ़ावा देगी। ये एक्टिविटी क्या है, मल्टीलिंग्विज्म। इन विच ऑफ द 140 क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द रोल ऑफ द लर्नर इज दैट ऑफ इंडिपेंडेंट लर्नर। कौन सा रोल हो सकता है? इन विच ऑफ द रोल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इंटीग्रेटेड मटेरियल, टीचिंग एड्स, बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड। आई थिंक ये क्वेश्चन भी आया था पहले। क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर इन द क्लासरूम हेल्प्स। क्रिएटिंग ए रीडिंग कॉर्नर, एक रीडिंग कॉर्नर अगर आप क्रिएट करते हो क्लासरूम में, वो क्या मदद करता है बच्चों को? द चिल्ड्रन, बट द चिल्ड्रन हेल्प्स द चिल्ड्रन, मतलब हेल्प्स द चिल्ड्रन, अच्छा बच्चों की मदद तो करता है बट बर्डन द टीचर नहीं। टीचर पे भार बनना मतलब नेगेटिव हो गया। टू शेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लाइब्रेरियन एज द बुक आर इशूड बाय द टीचर्स नहीं, लाइब्रेरियन का भार को मतलब शेयर कर रहे हो। चिल्ड्रन टू लर्न एंड रिवाइज सिलेबस थ्रूली, बच्चे वहाँ पे रिवाइज कर सकें, चीज़ें याद कर सकें थ्रूली नहीं। आप कॉर्नर को क्रिएट कर रहे हो अगर क्लासरूम में बच्चे की, वो प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटीज टू चिल्ड्रन टू सेलेक्ट बुक्स एंड इंडिपेंडेंटली एज पर देयर इंटरेस्ट। कि आपने अगर एक ऐसा रीडिंग कॉर्नर बना दिया, वहाँ पे बुक्स लगा दी क्लासरूम में, तो बच्चे को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जा रही है कि वो इंडिपेंडेंटली कोई भी बुक को उठाए और पढ़े एज पर देयर इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। 142 पे पढ़े तो कहता है स्मॉल किड्स, छोटे बच्चे जो हैं एट देयर इनिशियल स्टेज लव टू मूव पेन एंड पेंसिल इन टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन। उछालते रहते हैं, खेलते रहते हैं, आगे पीछे फेंकते हैं, छोटे बच्चे ये चीजें करते हैं, देखा होगा आपने भी। तो ये क्या है, ये वे क्या है? इन्वेंटेड राइटिंग, जिगजैग राइटिंग, ड्राइंग या स्क्रिम्बलिंग, बताइए। इसका आंसर भी अभी तो सीटेड वाली बता सकते हैं कि वो क्या ठीक मानते हैं। लेकिन अगर आपको इसमें से कोई आंसर देना हो तो आई थिंक इन्वेंटेड राइटिंग हो सकता है। आप क्या लगा के बता दीजिएगा। 143 पे बात करें तो इन ए लैंग्वेज क्लासरूम में टीचर इज आस्किंग स्टूडेंट टू इंटरेक्ट इन ग्रुप्स। ग्रुप्स में इंटरेक्ट करने के लिए कहती है एंड देन शेयर देयर पर्सन, पहले कहती है ग्रुप में इंटरेक्ट करो एक दूसरे के साथ, फिर अपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करो विद द पॉइंट विद ईच अदर। ये क्या है? दिस टास्क प्रमोट सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन, जहां सोशल वर्ड आ गया वहां कौन आना चाहिए, जल्दी से बताइए, वाइकॉट्स की। जहां सोशल इंटरेक्शन आएगा वहां कौन आना चाहिए, वहां हमारे वाइकॉट्स की आनी चाहिए। 144 पे बढ़े तो इन ए लैंग्वेज क्लासरूम यू हैव आस्क्ड, एक सेकंड वेट करना। हेलो, हाँ जी, अबे क्लास चल रही है अभी, अभी 1 घंटे तक।
In a language classroom, you have asked students to write down the direction for reaching your home from school. एक लैंग्वेज क्लासरूम में you have asked students, बच्चों को आप कहते हो कि वो राइट डाउन करें डायरेक्शन, कि वो अपने घर से अपने स्कूल तक कैसे पहुंचते हैं, डायरेक्शंस लिखी कॉपी में. When students have written down the directions, they will then present their direction in pairs to each other. तो ये एक्टिविटी क्या है, ये एक्टिविटी किस में हेल्प कर रही है बच्चे को? Their directional sense which a student often confuses. इंटीग्रेशन ऑफ लैंग्वेज विद साइंस. CALP होता है कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी. तो आपका कौन सा आंसर आ जाएगा? यही वाला आंसर आ जाएगा आपका थर्ड वाला. एक सेकंड रुकना, एक बार और चेक कर लो. आपका आंसर आएगा नहीं, कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी तो नहीं होगा इसमें. बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स अगर फोर्थ पढ़े, मैंने फोर्थ नहीं पढ़ा था, BICS बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, तो चौथा आंसर बनेगा भाई. कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ावा देना हो रहा है ना, फोर्थ 144 का. CALP. वैसे तो अभी अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इक्वेशन में क्या बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने ऐसा देखा है कि इससे अगले क्वेश्चन में अगर वो आपसे कोई डिटेल देता है ना, तो इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में वो आंसर होता है. ये मतलब काफी बार है, तो आई थिंक इसका आंसर फिर ये भी जा सकता है. चलो सीटेट का देखते हैं, जब की आएगी तो क्या आएगा. अगर 144 का थर्ड हुआ ना, तो डेफिनेटली आपका वो ट्रिक काम कर जाएगी जो बताई थी मैंने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी कम अंडर CALP. अब CALP की फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है. कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी में आपका क्या क्या आएगा आपको बताना है. आंसरिंग कॉल, मेकिंग एन अपॉइंटमेंट फॉर ए सलून, राइटिंग बुक रिव्यूज, मेकिंग रिजर्वेशन. कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी किस में आ सकती है? राइटिंग बुक रिव्यूज. 146 पे पढ़े तो द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट डील्स विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी. मतलब लैंग्वेज भाषा और सोसाइटी का जो रिलेशन है, तो इसको आप क्या बोलोगे? सोशो लिंग्विस्टिक. नाम से ही पता चल रहा है सोसाइटी, सोसाइटी में सोशल वर्ड आएगा सोशो, और लिंग्विस्टिक की ब्रांच पूछ रहा है तो सोशो लिंग्विस्टिक. तो यहाँ से क्या आ जाएगा? तो यहाँ सोसाइटल वर्ड देखिए आपको कंफ्यूज कर रहा है. सोसाइटल लैंग्वेज नहीं, साइको लिंग्विस्टिक भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट. फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा. फिर से FA का क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैंने बताया था FA से आएंगे ही आएंगे. फॉर्मेटिव असेसमेंट हेल्प किस में करता है आपको बताइए? क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट वेयर लर्नर कैन कम्पीट विद ईच अदर. कैन कम्पीट, कम्पीट वर्ड आ गया. बच्चे का एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन नहीं कराओगे. एंगेजिंग, एंगेजिंग वर्ड आ गया. आप सोचोगे पॉजिटिव है. लर्निंग इन मीनिंगफुल टास्क एंड प्रिपेयरिंग देम फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, नहीं. यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हो, नहीं. असेसिंग ए टीचर एफिशिएंसी इन टीचिंग, प्रोवाइडिंग. थर्ड और फोर्थ में से बेस्ट आंसर प्रोवाइडिंग क्वालिटेटिव फीडबैक टू लर्नर टू इम्प्रूव. तो फोर्थ आंसर. ताकि FA इसलिए होते हैं ताकि आप बच्चों को अच्छा इंप्रूव कर सके, जहां जहां उसकी गलती है उसको फीडबैक प्रोवाइड कर सको क्वालिटेटिव. ठीक है, कौन सा आंसर आएगा? फोर्थ. आगे है आपका 148. 148 पे बढ़े तो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड इन इंग्लिश ले स्ट्रेस ऑन गिविंग अपॉर्चुनिटी टू लर्नर टू पार्टिसिपेट इन ए पर्पसफुल टॉक इन द क्लासरूम एज इट प्रमोट. किसे प्रमोट कर रहा है? या रिटर्न एक्सप्रेशन, नहीं. लर्नर टू मिनिमाइज द स्पेलिंग, मिनिमाइज नेगेटिव वर्ड, यूज ऑफ मदर टंग फ्रीली इन द क्लासरूम, लर्नर टू एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशन. देखो यहाँ आप कहोगे कि मदर टंग वर्ड आ गया है तो पॉजिटिव होगा, नहीं. उससे भी ज्यादा है कि लर्नर एनकाउंटर विद रियल लाइफ सिचुएशंस. एज पर स्टीफन क्रिश्चियन की वो पर्सनैलिटी के टाइप्स बताए हैं क्रिश्चियन ने. द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इन समवन हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प मेक इट इन डैश. क्या आएगा? फ्लुएंट होगा नहीं, ईजियर भी नहीं, इन ए लो एंजाइटी सिचुएशन, कॉम्प्रिहेंसिबल. ग्रामर भी नहीं डालना होता कहीं. स्टीफन क्रिशर के अकॉर्डिंग द इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर इज समवन, इफेक्टिव लैंग्वेज टीचर आपकी वो होगी हु कैन प्रोवाइड इनपुट एंड हेल्प इट कॉम्प्रिहेंसिबल इन ए लो एंजाइटी सिचुएशन. फर्स्ट. लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का. ए टीचर डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप्स ऑफ 5. 5 ग्रुप्स बना देती है अलग अलग, एंड उसके अंदर फिर से बच्चे हैं. एंड आस्क देम टू डिस्कस व्हाट दे वुड डू इफ दे वर कॉट इन ए वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन. अगर ये 3 सिचुएशन में अगर आप पकड़े जाते हो तो आप क्या करोगे? ग्रुप बना देती है और उनको कहती है इसमें डिस्कस करो. देयर फ्रेंड फॉल डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट. उसका फ्रेंड जो मतलब उन बच्चों में से किसी का एक फ्रेंड गिर गया खेलते हुए, फॉलन डाउन इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. दे आर ट्रैप्ड इन ए बिल्डिंग ऑन फायर.
आग लगी थी बिल्डिंग में और उसमें फंस गए बच्चे, दे आर स्टक अप इन ए ट्रैफिक जैम में बहुत बुरी तरह फंस गए। ये 3 सिचुएशंस पे बात करने के लिए बच्चों के ग्रुप बना देती है और कहती है डिस्कशन करो। तो ये एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी आपकी क्या है? कॉम्पिटेटिव लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, बिल्कुल कम्युनिकेटिव हो गया, आप आपस में वार्तालाप, लैंग्वेज टीचिंग अप्रोच, स्ट्रक्चरल अप्रोच, ग्रामर नहीं होगी, ऑडियो नहीं, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन खत्म होते हैं 150 के 150, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा 150 सेक्शन क्वेश्चंस का खत्म हो जाता है, मीन्स लेवल 1 खत्म हो जाता है। कितनी देर की? 1 घंटा 35 मिनट की वीडियो बनी है जिसमें मैंने पूरा पेपर एनालिसिस कर दिया। सीडीपी एक ऐसा सेक्शन था, सीडीपी एक ऐसा सेक्शन था, लेवल 1 में भी लेवल 2 में भी, कि 30 में से 30 भी ला सकते थे। इंग्लिश हिंदी में कहीं ना कहीं आपके कट जाते हैं, 30 नहीं आ सकते, लेकिन हाँ पेडागोजी सेक्शंस में इंग्लिश में भी 15 ला सकते थे, हिंदी की पेडागोजी में भी 15 ला सकते थे। बहुत ईजी पेडागोजी आई हुई थी। मैथ्स के क्वेश्चंस में एक आधी जगह कहीं स्टक किए होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस भी थे, प्लस माइनस करने में गड़बड़ हो जाती है पेपर में। जब पेपर का प्रेशर आता है ना, तब थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है, ठीक है। तो जब भी आपका पेपर का प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, जिस समय टाइम ऐसा होता है ना, भाग रहा है, उस समय गलतियां हो जाती है, लेकिन 100 से अबाउ तो दोनों लेवल में आने चाहिए। जो भी कैंडिडेट्स एप्लीकेशन से जुड़े थे, जिन्होंने सीटेट का 21 पेपर जो मैंने कराया उसका डीप एनालिसिस सुना था, उसके 100 से ऊपर नंबर तो आने ही चाहिए, इतना मेरा अनुमान है आपसे। बाकी आपका जब रिजल्ट आएगा मुझे बताएंगे ही, ठीक है। पार्टी वार्टी दे देना, दोनों पेपर में 100 से ऊपर नंबर लाते हो तो। बाकी अभी रीट का बैच चल रहा है, रीट के बैच में जुड़िए, रीट की तैयारी खूब अच्छे से करनी है। रीट वाले बच्चे जो जुड़े हुए हैं उनको सीटेट के पेपर सारे पढ़ने हैं। 21 के 21 पेपर जो मैंने पहले करा दिए वो भी मैं डाल दूंगी रीट वाले बैच में, और 2 पेपर अब कराने वाली हूँ पूरा कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें एक क्वेश्चंस को मैथ वाले सॉल्व कराऊंगी, पेडागोजी सेक्शन डिस्कस करूंगी आप सबके साथ, क्योंकि रीट में भी सीटेट का ही पैटर्न फॉलो होता है। नीचे स्क्रीन पे नंबर दिए जा रहे हैं, आप रीट के बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। और रीट वाले बच्चे जो सुन रहे हो वो सीटेट के 21 पेपर वो, और 2 पेपर अभी जो लेटेस्ट हैं, लेवल 1 और लेवल 2, मीन्स 21 और 2 23 पेपर। आप रीट वाले बच्चे जब सुनोगे ना, आपके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हमें सीटेट के पेपरों को कैसे अटेम्प्ट करना था। रीट बहुत ज़्यादा पेडागोजी में उससे मिलता जुलता है। बाकी रीट की जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, अभी रीट के पेपर को सॉल्व कराने के लिए मैंने, मेरे पास कितने रीट का पेपर 11 में हुआ था, 12 में हुआ था, 15 में हुआ था, 17 में हुआ था। 4 साल से रीट होता आ रहा है, मतलब कंटिन्यू नहीं, 2011 से रीट होता आ रहा है, बीच बीच में होता है, कभी नहीं होता। अभी इस साल है 2021 में, दैट मीन्स जो सबसे लास्ट पेपर रीट का हुआ था वो हुआ था 2017 में। 17 के बाद रीट का एग्जाम नहीं हुआ है, लेकिन मेरे पास 11 का भी, 12 का भी, 15 का भी, 17 का भी सारे पेपर रीट के रखे हैं, लेवल 1 भी और लेवल 2 भी। अब मैं आपको वो सारे डिस्कस कराने वाली हूँ, और वो यूट्यूब पे ही कराऊंगी। पेपर्स का सारा वीडियोस जो रहती हैं वो यूट्यूब पे रहती हैं, लेकिन प्रॉपर एक जो क्राइटेरिया है पढ़ने का, एक प्रॉपर सीक्वेंस है पढ़ने की, वो आपकी रहती है एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना ना भूलें। और बाकी जो भी आपका क्वेश्चन है, जो भी आपकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है रीट की या सीटेट की भी, कुछ भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, नहीं तो गिवन नंबर जो है आपकी 7015153730, आप जो भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहो ले सकते हो। तो मिलते हैं लेवल 2 के साथ, लेवल 2 पे मुलाकात करेंगे। टिल देन जी बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। आपका पेपर अच्छा हुआ हो और कितने मार्क्स बने हो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर डालिएगा। एप्लीकेशन से जुड़े थे या नहीं भी जुड़े थे, उसके बावजूद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने नंबर शेयर कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। लेवल 2 की जल्दी से वीडियो आएगी, उसका वेट कीजिए। टिल देन हैव ए नाइस डे।